So I had to come back. So I came back to India. And then I was the most highly educated, unemployed person in the country. From rural medical camp to IVF program. किशोर नाडकर्णी जो मेरे पापा हैं बहुत अनोखे ब्रिलियंट To build one of the biggest healthcare ecosystem in the region. वो जो ऐड आती थी ना, द कंप्लीट मैन, रेमंड्स, उनको देख के फिट होता है कि भाई बाप हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा, पति हो तो ऐसा. And founder of 21st Century Hospital. तो फर्स्ट फ्लोर पे जाके वार्ड का दरवाजा खोला. पेशेंट तो नहीं थे क्योंकि सर्जरी नहीं था. तो फड़ क्योंकि सफेद कबूतर बाहर उड़. So I thought it was a good omen. मैं बोला क्या वाओ यार, I mean this is a place for me. किशोर सर फादर है मेरे. उनकी पर्सनालिटी के बारे में जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वो है उनका कमांड ओवर हिज लैंग्वेज. मतलब वो जिस तरीके से किसी को एक्सप्लेन करते हैं, उनके माइंड में उतनी क्लैरिटी होती है हमेशा कि वो सामने वाला हमेशा समझ जाता है. कभी कभी हम सक्सेसफुल हॉस्पिटल को देखते हैं और लगता है कि ये रातों रात बिल्डअप हो गया होगा, नेचुरली हो गया होगा, लेकिन रियलिटी में उसके पीछे है बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे पेन्स, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और एक हिम्मत अपने आप को वापस रिबिल्ड करने की. आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय किशोर. उसकी सोचना दूरंदेशी, उसका वो अलग अलग ख्वाब दिखता था. और आई एम द विटनेस. आज दृष्टिकोण में हम ऐसे पर्सन से बात करने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल्स बिल्ड नहीं किए हैं, डिकेज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी फॉरवर्ड किया है एंड ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, सिस्टम हैंडल किए हैं, हॉस्पिटल्स बिल्ड किए हैं, एंटिल नाउ एक लेगेसी आगे प्रोसीड किया गया. A tragedy struck us. That means Purnima was diagnosed with cancer, stage 4 cancer. We understood what it is to have cancer. हम पेशेंट्स की व्यथा हमने सुनी थी, उनका सब दुख हमने सुना था. अब हमने घर में देखा कि घर में कैंसर होते हुए किस तरह से आदमी को क्या होता है, and how you know that changed the whole thing. When she was passing through the 4th stage of cancer, he tried his best to pacify her. He took a lot of care of her. He took her because she used to love traveling, so he used to take her wherever she would want to go. Also the children, they were working with extra zeal. They had a point to prove. They wanted to take mummy's legacy forward. So they worked with such enthusiasm. I'm really proud of them. बट ऑनेस्टली आज हम मेडिसिन की बात करने वाले नहीं हैं. आज हम बात करेंगे प्रेशर की, सेक्रीफाइसेस की, रीबिल्डिंग की, लीडरशिप की, लॉसेस की और उस इंसान की जिन्होंने सालों तक हज़ारों लोगों की होप्स और एक्सपेक्टेशन को कैरी किया है. डॉक्टर किशोर नाडकर्णी सर, वेलकम टू दृष्टिकोण. सो सर, 21st सेंचुरी हॉस्पिटल एंड आपके बारे में सब लोग जानते हैं, बट उसके पीछे की स्ट्रगल्स, रियल स्टोरी, रियल जर्नी किसी को नहीं पता है. आई रियली वांट कि आपने वो जो लाइफ जिया है वो आप अपने बारे में बताइए. Well, it all started when I was in medical college. We were from a very middle class family staying in a 1-bedroom apartment in Mahim. We were 4 siblings and I got admission into GS Medical College on merit. I was 23rd in the merit list. So when I entered GS Medical College, it was like a dream fulfilled because I always wanted to be a doctor. तो जब मैं मेडिकल कॉलेज एंटर किया तो मुझे कंपनी भी अच्छी मिली. आई गॉट गुड फ्रेंड्स देयर एंड देन द जर्नी स्टार्टेड. और वहाँ मुझे आई टुक टू इट लाइक अ डक टू वाटर. आई मीन आई रियली एंजॉयड माई मेडिकल स्टडीज. आई वॉज टॉपिंग ऑल द टाइम एंड then I eventually passed my MBBS and my MS, and that's how it started. Then it was about career. Somewhere on the way, I met my would-be wife, and then it was all a journey together. So that was in 1975. We came together, and then we moved forward together. So then it was about which branch to choose, and I was right from the beginning. I was sure that I want to be a surgeon. I wanted to cut and I wanted to be a surgeon. So I got that branch. I got the highest marks in surgery, and I got good units. I got good teachers under whom I trained, and eventually I passed my MS general surgery exam with distinction and with rank. And then it was like I decided that whenever I was going to study, I will reach the topmost qualifications. So whatever degrees were possible,
FCPS, MNAMS, DNB. I did each and every one. I appeared for the exam and I passed out with flying colors, and I went forward. So that was my academic background. In the course of that, I got good support from my boss and my department. They promoted me, and I had many publications. I did lot of original research work, and I was a pure academician in those days. I was more focused on surgeries, the techniques of surgery, the presentation, the data analysis of that, and presenting those things in writing articles in journals. So at the age of 26 or 27, I had 30 publications in Indian and foreign medical journals, which was rare in those days. Great. So, and luckily, I got all the possible awards during my postgraduate career. Actually, it all started with the good luck that me and my wife, when we came together, suddenly, my fortunes changed and I started getting prizes, gold medals. So whatever exam I appeared, I stood first in that exam. I got the best article Indian Journal of Surgery award. I got the gold medal for the best resident of KEM Hospital. And it went on and on. So it was like accumulation of academic qualifications. And when you are in that mode of thinking, I was destined to be a professor of surgery. So my boss called me one day and he told me that, Kishore, you are a brilliant student and my blue-eyed boy from KEM. So you will be heading a unit, and probably the next year you will be an MBBS examiner. So that was in the year 1979. So in the year 1979, my future was like I was destined to be a full-time career in KEM Hospital. Yes. I would have been an examiner and stayed in KEM Hospital had it not been for the money factor. I mean, in those days, the salaries were not good. The pay commission had not hiked the prices of the wages of the doctors working in the hospital. So as an assistant professor of surgery, I was drawing a salary of 1,600 rupees. Okay. And my wife was drawing 400 rupees as an intern. She was in internship. And at that time, I already had a little daughter who was born in 1979. So it was difficult for me to make both ends meet. My dad had retired. So I was looking one day I went to my boss and told him that I want some, and in those days I did a research call. I went to UK. Okay. And I presented my work there, and I got a scholarship from the Royal College of Surgeons of England. Okay. And that scholarship was worth £5,500 for 3 years to be done in KEM. I was in charge of the animal lab and we were doing dog experiments, etc. So out of that £5,500, the municipal corporation gave me 200 rupees a month for photography expenses. The remaining money it was diverted towards actual pure research. I was disappointed. And then one day I decided that I'm going to leave KEM Hospital. And that was when I met one guy, Arab surgeon called Faisal Zira. He was from International Hospital of Bahrain. He told me, Kishore, you have a brilliant career. You come with me. I'll take you to London. You go there to the Royal College. Whatever your dreams are, your ultimate qualifications, you'll be able to get there. And then you work with me in Bahrain. So I went with him to London and then finally landed up in Bahrain. And I worked in Bahrain, in International Hospital of Bahrain for 1 year, 10 months actually. So when I worked there, the work was very little. It was very posh hospital and the lifestyle was good. वहाँ सब कुछ मिलता था. हम 4 इंडियन डॉक्टर्स थे, हम साथ में. वी हैड अ गुड लाइफ. लेकिन जो KEM हॉस्पिटल में मैं जब रेसिडेंट था, तो वहां मैं दिन में 8-10 ऑपरेशन करता था. हफ्ते में 2-3 मेजर्स, पैंक्रियाज, लिवर, ये सब मैं ऑपरेट करता था. वहां कुछ भी नहीं वर्क था. हर्निया, हाइड्रोसील्स, थोड़ा बहुत गैस्ट्रोस्कोपीज, एंडोस्कोपीज, सर्कमसिजन्स, ऐसे सब माइनर सर्जरीज में करता था. आई वाज नॉट हैप्पी विद द वर्क. और उन दिनों में क्या बहुत मुश्किल था कम्युनिकेशन. मेरी बीवी और my wife and my daughter were in India and I was missing them so badly because we were just married and a little one had just arrived. And उन दिनों में मोबाइल फोन तो नहीं हुआ करता था, तो कम्युनिकेशन भी नहीं था उनके साथ. तो हमने डिसाइड किया था कि हर शनिवार को माहिम पोस्ट ऑफिस के सामने 5 बजे वो उधर रुकेगी और मैं वहां एक पब्लिक फोन पे मैं उनको बहरीन से कॉल करूंगा. और एट द स्ट्रोक ऑफ 5 I used to call them. And they used to talk to me, hi, how are you, dad? And my papa, my daughter. It was like different days. The days were totally different. So, That was in which year, sir? 1979-80. Okay.
तो वो सब इतना इमोशनल हुआ अल्टीमेटली कि आई कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम देम एनी फर्दर एंड आई कुड नॉट, माय फूड वाज सर्जरीज, आई यूज्ड टू थ्राइव ऑन सर्जरीज. खाने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जितना कि ऑपरेट करने का. एवरी डे 2-3 बड़े ऑपरेशन और 4-5 छोटे. उन दिनों लेप्रोस्कोपी वगैरह नहीं हुआ करता था. You know, those were the days when the general surgeon was ruling the roost. We were doing all surgeries from head to toe. I was doing cranial femur, doing orthopedic surgeries, doing urology surgeries, doing hysterectomies, सभी surgeries. मतलब surgeon को उन दिनों बॉस माना जाता था. He was the king of all. He could do any surgeries. तो ये सब मैं करता था उन दिनों. तो मैं और पैसे की कमी थी. And when I went there, I was remitting money here, and also the things were cool. Like everyone was happy in the family. Ki everything is going well. My little sister was to get married. She got married. So everything became comfortable in the family. Whatever that little financial, khichatani was there, that all got settled down. And when I announced that I'm going to come back, Dad, and my own father, he said, "Why are you coming back? You have such a cushy, comfortable job. You stay there for 3 years and then continue there for." I said, "No, sir. I mean, Papa, no, I can't live without surgery and I can't live without my family." And my wife was doing internship and then she was doing MD in KM Hospital. She was 3 years my junior. So I had to come back. So I came back to India. And then I was the most highly educated, unemployed person in the country. इधर आने के बाद करना क्या है भाई? गल्फ रिटर्न है तो it is no medal in the neck. So I didn't know what to do, and I was suddenly thrown into the field of private practice with no background. No, father was not a doctor, no hospital, nobody to support me, no money either. Little bit of money that I had brought, we paid off the old debts. So I was back to square zero, and I had to start from afresh. So I started scouting Bombay. Each area like Borivali, Kandivali, Jogeshwari, Andheri, Malad. I came down to Bandra. Then one day I did South Bombay. Me and my friend Nitin Trasi, we surveyed these areas and for practice prospects. यहाँ practice कैसे होगी? And it was very bleak because there was you could not build a nursing home in Bombay even at that time, and we didn't have money. So the obvious thing was to take a small rental place, consult there, and admit in the nearby hospitals. So that was the model in which consultants worked. एंड कट सिस्टम चलता था. जो भी अपने को पेशेंट रिफर करे उसको 30-40% कट हमको देना पड़ता था. तो हम जो कमाए 100 रुपया तो 40 रुपया उनको देना है कवर में डाल के. वो सिस्टम यहाँ भी आजकल भी चलता है. बट दैट वाज द डे आई डिसाइडेड दैट इफ एट ऑल आई वर्क आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी कट्स टू एनीबॉडी. नॉट. एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड टिल टुडे वी हैव नेवर गिवन कट्स टू एनी डॉक्टर. तो ऐसे चला. एंड इट वाज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी. मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी. और तब मुझे मेरे पापा ने एक जाहिरात बताई पेपर में. ही शोड मी एन एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर से वांटेड सर्जन मोहनलाल दयाल हॉस्पिटल किलापाड़ी. तो ये किलापाड़ी में, तो किलापाड़ी कहाँ है भाई पता नहीं था. मुझे पता था कि एक बड़ी सी गाड़ी, डबल डेकर गाड़ी, पूजा को लेके मैं माटुंगा स्टेशन पे ओवरब्रिज पे खड़ा रहता था. वो गाड़ी देखने, फ्लाइंग रानी वो जाती थी आती थी, तब वो हम देखते थे. तो दैट्स ऑल. आई डिडंट इवन नो अ वर्ड ऑफ गुजराती एट दैट टाइम. तो उतना ही कनेक्शन था गुजरात के साथ. तो वॉक इन इंटरव्यू विद डॉक्टर प्रताप श्रॉफ एट मरीन लाइन्स. तो मैं गया वहां, सब सर्टिफिकेट्स और सब बैग लेके ऐसा. He said, Kishore, what do you mean? You don't have to get these certificates. You are overqualified for the job and you'll enjoy it. आप पार्टी आओ, आप देखो ये गांव का प्रैक्टिस कैसा है. People are waiting for you. The previous surgeon has left 3 months back. Vacancy है. और तो मैं आया एक दिन. That was around 20th of May 1980, I think so. Okay. And I came to किलापाड़ी. और स्टेशन पे उतरा तो कुछ नहीं. दिल्ली फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस में मैं उतरा. और वहाँ एली दलाल करके एक रतन शाह नर्सरी थी. तो वहाँ उतरा और वो नर्सरी में गया. मैंने देखा कि क्या प्लांट्स है, ये सब झाड़ है. और रतन दैट दलाल, मिस्टर एली दलाल एंड हिज वाइफ, दे वाज सच लवली पारसी कपल. उन्होंने बोला, रणछोड़ नमकीन लाओ. एंड ही रैंग अ बेल एंड दे ब्रॉट द नमकीन. लिबर्टी बेकरी ની છે વલસાડની. એ નમકીન અને ચાય, લીલી પત્તીની ચાય. So like, I mean, it was cultural difference working in Bahrain, then coming back, and then coming to Kilapadi. But that was that, and there was nothing around, nothing was seen. 2-3 झोपड़े थे उधर, कुछ बिल्डिंग नहीं था, कुछ नहीं था. पहाड़ी के आजू बाजू में उन दिनों में कुछ भी नहीं हुआ करता था 1980s में. फिर मुझे एक टांगा में बिठा के, घोड़ा गाड़ी में बिठा के मुझे ऐसे लेके गए हाईवे तक. और मोहन दयाल हॉस्पिटल दमनी झापा,
मुझे वहां लेके गए और उन्होंने बताया वाओ व्हाट अ हॉस्पिटल इट वाज, आई लाइक्ड इट, बट फर्स्ट साइट इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। फिर एक घर बताया उसके पीछे, आप यहाँ रहने वाले हो। अच्छा, मेरा खुद का घर, वी लिव इन अ स्मॉल 200 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट, नॉट अपार्टमेंट, इट वाज अ स्मॉल चॉल लाइक काइंड ऑफ थिंग, उसमें रहते। तो ये इतना बड़ा घर, मैं अकेला रहूंगा यहाँ इसमें, वेरी गुड। तो आई लाइक इट। और फिर हॉस्पिटल गया, तभी उन्होंने वो फर्स्ट फ्लोर पे जाके वार्ड का दरवाजा खोला, पेशेंट तो नहीं थे क्योंकि सर्जरी नहीं था, तो फटफट 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 करके सफेद कबूतर बाहर उड़। सो आई थॉट इट वाज गुड ओमेन। मैं बोला ये क्या, वाओ यार, आई मीन दिस इज अ प्लेस फॉर मी। फिर जो दूसरे दिन मैं वहां, दे अनाउंस्ड इट दैट द सर्जन हैज कम फ्रॉम बॉम्बे, आप आओ। तो दूसरे दिन मेरे घर के बाहर भीड़ जैसी थी, બોમ્બે થી ડોક્ટર આવ્યો છે, અમિતાભ બચ્ચન જેવો છે, મસ્ત ડોક્ટર છે, તમે અહીંયા બધા બહુ હોશિયાર છે. And the OPD started. I saw 90 patients on the first day. It was like I had not seen patients for such a long time in Bahrain. I had a few, handful here and there. Otherwise, in KM, we were doing such a lot of work. So yeah, it was sort of for me a homecoming. कि इतने सारे पेशेंट, एंड पहले वीक में मैंने वहां 23 ऑपरेशंस किए, इंक्लूडिंग मिलिन्स प्रोस्टेटेक्टोमी, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, बड़े बड़े उन दिनों ओपन ऑपरेशंस, इतने सब किए। तो मुझे लगा कि नहीं, वाह यार, ये मेरी जगह है। आई एक्सेप्टेड द जॉब एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री एक्चुअली। मैंने वहां नौकरी ली, फिर आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, आई वॉज हैप्पी। और कभी कोई दिन मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस करके खुद का हॉस्पिटल निकालने का ख्वाब भी नहीं देखा था कि पैसे कमाने का। आई वॉज द काइंड ऑफ लाइक मनी शाई, आई वॉज नॉट, I wanted to serve the people. हमारा उन दिनों आइडियलिस्टिक, मैं और माय वाइफ गायनेक थी, that was a surgeon gynec combination with our, with our knife, scalpel and with our abilities we will conquer the world, ऐसा फीलिंग था कि हम कहीं भी जाएंगे। तो मैं वहां जॉब लिया और मैं 2 साल, मेरे 3 साल इतने अच्छे गए क्योंकि मैं इतने ऑपरेशंस करता था, इतनी वजह, और इतना इंटीरियर्स में जाके ये अपना परिया में अपना जो MLA है, MP है अभी, डॉक्टर, उनके यहाँ जाके किया मैंने। परिया में जो डॉक्टर पटेल, विनय पटेल की बात? नहीं, परिया में जो अभी ये MP हुआ ना, अभी हुआ। एनीवे, आई वेंट देयर टू परिया, रोहिणा, स्मॉल टाउन्स, एंड आई स्टार्टेड ऑपरेटिंग देयर। कपराड़ा गया, वहां से ऑपरेशन, स्कूल में, कॉलेज में, लोकल PHC में, छोटे छोटे, फ्री ऑफ चार्ज, मनी वाज नॉट एन इश्यू। मैं जाके करने लगे और 2-3 साल यूं ही निकल गए। और फिर मेरी वाइफ पास हो गई एंड माय सेकंड बॉय अराइव्ड, अक्षय, नाउ द कैंसर सर्जन, ही अराइव्ड। एंड फिर पूर्णिमा केम हियर एंड दे ऑफर्ड हर, दे हैड टोल्ड दैट आप दोनों को हम जॉब दे देंगे। लेकिन वो इधर आई तो जॉब नहीं दिया उसको, बोले कि इधर दोनों आएंगे तो साथ में छोड़ेंगे, इधर वैकेंसी नहीं है अभी, दूसरा एक डॉक्टर था वहां, तो जॉब नहीं दिया उसको। तो शी वाज वेरी अपसेट एंड शी वाज एट दैट टाइम प्रेग्नेंट विद अक्षय। तो ये आने के बाद वो बहुत डिसअपॉइंटेड, शी वाज वेरी सॉर्ट ऑफ वेरी प्रैक्टिकल। उसका माइंड में था कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूंगी, मैं सबसे बड़ी फेमस डॉक्टर बनूंगी। उसका एम्बिशन ही होता मैं बहुत पैसे कमाऊंगी, उसका ऐसा एटीट्यूड और एम्बिशन ऐसा था। इट वाज लाइक मैच, वी वर सॉर्ट ऑफ, आई वाज लाइक सोशलिस्टिक, शी वाज लाइक अदर वे अराउंड। सो बिटवीन अस वी वर एवरीथिंग पुट टुगेदर, 1 + 1 = 11, हमारा थीम वैसा ही था। तो वो बोली मैं जॉब कैसे नहीं देते मुझे, मैं कलेक्टर को जाके मिलती हूँ। सो शी ऐसा करके विद टमी प्रेग्नेंट, शी वेंट, मृदुला बेन, शी वाज द कलेक्टर at that time in Valsad. So we went to the collector office. He said, "Madam, I mean, I was promised a job in this trust hospital, but due to some circumstances, they're unable to offer me a job. I'm highly qualified. I worked with VN Purandare. I'm a laparoscopic surgeon. I do TLs, family planning programs, everything I have done. So what am I to do now? My husband is so happy here. He's doing a lot of work and he's surgery." So Mridula Ben, she said that, "Don't worry, dear. I will give you a job." And she appointed her as a district laparoscopic surgeon to do family planning operations. So with that position, we were able to go to every primary health center in the entire Valsad district, Umargaon district, Silvassa, and do tubal ligations. कुटुंब नियोजन का जो दूरबीन से ऐसे बैंड लगा के, you won't believe it, on one day, in April, in one year, in one day, in Silvassa Red Cross Hospital, we did 250 laparoscopic TLs under local anesthesia. मैं एयर डालता था, she used to put the scope and tack, finished. पेशेंट को उठा के यहाँ रखते थे. It went uneventfully. It was done. We were at the top of our skills at that time, and like one thing after the other, and then it happened. And
फिर मेरे को वापस एक वाटरशेड मोमेंट आया कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ. 3 years हो गए थे एंड मोहन दयाल offered me an increment of 100 rupees at the end of 3 years. So I was, so Purnima said no. And they didn't give her a job. So she said after the delivery and everything, she said that I'm going to start a hospital here. So in Kilapadi, she wanted to start a hospital. I said, इधर work करता हूँ मैं. So she said, no. You also leave that hospital, kick the bucket. We'll start our own hospital. 100% patient आएंगे. तो मेरा तभी मैं एस्टेब्लिश था क्योंकि मैं इतने सारे ऑपरेशन 3 साल तक कर रहा था. तो हमने वहाँ ये जगह देखी और ये 2 अच्छे पुरुष मिले हमको, मनसुख लाल खुशहाल जो करंट हॉस्पिटल के वो लैंड ओनर थे वहाँ, और माजिद भाई करके वहाँ रैन बसेरा होटल के मालिक थे. दोनों हमको, उन्होंने बोला किशोर भाई आप यहाँ, हम आपको फुल सपोर्ट करके पैसे नए पैसे हम देंगे, डोंट वरी यू स्टार्ट. तो छोटा मोटा इधर से रिलेटिव से लोन लेके, बैंक लोन लेके, ये सब करके हम नाटकनी हॉस्पिटल चालू किया 1983 में किलापाड़ी में. 20 बेडेड हॉस्पिटल, एक खाली फर्स्ट फ्लोर, और मैं और पूर्णिमा दोनों वहाँ. मैंने जॉब छोड़ा, दे वर वेरी अपसेट विद मी, आप कैसे छोड़ के बाजू में चालू करते हो. उन्होंने केस किया मेरे अगेंस्ट. तो ये साकरलाल कापड़िया करके एक वकील था, बहुत फेमस वकील था वलसाड़ में, बोला डोंट वरी किशोर. उसके सुबोध कापड़िया और उनके बच्चे मेरे फ्रेंड्स थे. So he said, don't worry, क्या है, इसको कोई मतलब नहीं है, I'll fight for it if it comes to the court and all. But it died down, nothing happened, and we started the hospital. So that was our entry into private practice. I was very uncomfortable because I was doing charity. I wanted to build Mohan Dayal into a big empire. They're doing good, and there afterwards also I served there from 2004 to 2006 honorary. I did work there, and because they had no surgeon in that period, so that was again my contribution to the public health. और फिर हमने चालू किया, देन धीरे धीरे हुआ. और फिर क्या हुआ कि जो जनरल सर्जरी हम यहाँ हेड टू टो सर्जरी करते थे, सो द टाइम स्टार्टेड चेंजिंग. द स्पेशलिस्ट केम इन, द सुपर स्पेशलिस्ट केम इन, एंड द जनरल सर्जन स्टार्टेड गोइंग द वे ऑफ द डायनासोर. So the general surgeon was no longer relevant. By 1988, the surgical field had quite changed, and the general surgeon was not so important as it was before. Orthopedics, gastroenterologists, urologists, other specialties had come in. And so there was a moment when we had to decide whether we will go into laparoscopic surgery or what we will do. My wife had worked with Indira Hinduja. So she said, no, Kishore, we will go into IVF. बोला IVF? कभी IVF को पता भी नहीं था क्या है. So she said, नहीं, हम IVF करेंगे. मैं देखा हूँ ये सब IRR में, KM में एक्सपेरिमेंट्स करते थे, oocyte लेके इंदिरा हिंदुजा करती थी, उसके साथ मैंने काम किया है. मैं हम लोग करेंगे. मैं बोला किधर कुछ मिलता नहीं है. यू वोंट बिलीव इट, इन दोज डेज नथिंग वाज अवेलेबल. आप किसी को पूछो कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलता है, नो डिस्ट्रीब्यूटर्स. द वर्ल्ड हैड नॉट, इकोनॉमी एट नरसिम्हा राव वाज नॉट देयर. इन समर ऑफ 91 इकोनॉमी ओपनड अप. नथिंग बिफोर दैट, नो डिस्ट्रीब्यूटर्स, नो नथिंग वाज अवेलेबल. किसी को कुछ पूछो तो बोलेंगे कि वो हम एयर होस्टेस से मंगवाते हैं, ऐसा है वैसा. सो इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. तो I decided that laparoscopy बाजू में रखते हैं फिलहाल, and we will go with one aim to start IVF. So 1988 से लेके 1994 तक हम IVF का नॉलेज जुटाने में लगे थे. 3-4 सेंटर बॉम्बे में थे, अहमदाबाद में एक था, सूरत में कुछ नहीं था. तो हम लोग तो सीखने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता था. So my wife was very dynamic. वो सब फॉरेनर्स के साथ फ्रेंडशिप करके कॉन्फ्रेंसेस के टाइम हमने लंदन, न्यू इंग्लैंड मेडिकल सेंटर में 3 महीने का एक फेलोशिप लिया. वहां जाके पढ़े, वहां रुके पढ़े. तब हम लायंस में भी थे, तो लायंस ने हमको बहुत मदद की. लायंस क्लब्स ने उन किसी के घर हम रहे, गुजराती के घर. दे वर वेरी हेल्पफुल. इट वाज नॉट लाइक नाउ कि पीपल वर सो ओवर द टॉप मदद करने में. एंड दैट इज वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट गुजरात, कि लोग इतने हेल्पफुल थे कि यहाँ आने के बाद मुझे ये था कि गुजरात में हम कैसे सेटल होंगे, लैंग्वेज भी नहीं आती, क्या करेंगे. लेकिन इतना मदद मिली हमको लोगों से, स्पेशली द NRIs एंड इन द अब्रॉड पीपल, कि हम जब 3 महीने किसी के घर कोई रुकता है क्या, हम दोनों एक किसी के घर 3 महीने रुके. और उन्होंने हमको वॉल्डैम में था वो लोग, बॉस्टन से थोड़ा दूर, ट्रेन से कम्यूट करते थे पास निकाल के, और रोज उधर जाके पढ़ाई करते थे. तो ऐसे पढ़ के फिर हम लोग यूके गए, किंग्स कॉलेज ऑफ कंसेप्शन, वहां पढ़े.
और ये सब करके हमने हिम्मत की कि हम हमारा खुद का आईवीएफ सेंटर चालू करेंगे। और कुछ नहीं था, लेकिन वो मीडिया हम खुद बनाएंगे। तो टेरेस पे डिस्टिल वाटर प्लांट लगाया, यहाँ वहां से सब नॉलेज इकट्ठा करके सब मटेरियल इकट्ठा किया, थोड़ा बहुत मिलने लगा था, बिकॉज 94-95 तक ऑलरेडी इकोनॉमी ओपन हुई थी, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और सब आए थे यहाँ, सर्विस मिल रहा था थोड़ा बहुत, सोनोग्राफी मशीन्स और इक्सी मशीन, ये सब, इक्सी मशीन तो नहीं था लेकिन आईवीएफ मशीन जो माइक्रोस्कोप्स वगैरह वो सब लेके हमने 1995 में आईवीएफ सेंटर, फर्स्ट रूरल आईवीएफ सेंटर अक्टूबर 1995 में हमने नाडकर्णी हॉस्पिटल किल्लापाड़ी में उद्घाटन किया। इट वाज ऑलमोस्ट द फर्स्ट रूरल आईवीएफ सेंटर इन अ डिस्ट्रिक्ट, इन अ तालुका प्लेस विद अ पॉपुलेशन ऑफ 12,000। आईवीएफ क्या था वो शहरों में भी लोगों को नहीं मालूम था उस टाइम, तो उन दिनों में हमने वहां आईवीएफ सेंटर डाला। सो दैट वाज आवर बिग अचीवमेंट उन दिनों कि हम एक छोटे गांव में आके एक आईवीएफ सेंटर डाला। आईवीएफ सेंटर डाला तो सही, लेकिन रिजल्ट्स आने चाहिए ना। तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट चाहिए, तो बॉम्बे से हमारा एक सुदेश कामत करके एक कजिन था पूर्णिमा का, वो इधर आता था ट्रेन से, वो करता था। वी गॉट आवर फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर 8 months। आजकल सब स्टेट ऑफ द आर्ट है, डालो और नेक्स्ट डे रिजल्ट्स आते हैं, सब अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लोग आके पूरा आईवीएफ सेंटर बना के देते हैं। उन दिनों में सब अपने को खुद बनाना पड़ता था, पिपेट्स पुल करने पड़ते थे, आईवीएफ खुद ऐसा ट्रांसफर, एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी नहीं था कोई ऐसा। तो ऐसे बहुत मजा आई, लेकिन टू डू इट फ्रॉम स्क्रैच इट वाज लाइक अ बिग डील। एंड वी गॉट आवर फर्स्ट प्रेगनेंसी, मारी डिकोस्टा, आई स्टिल रिमेम्बर, दमन की यूके की पेशेंट थी, दमन में आई। सो दैट वाज आवर फर्स्ट अचीवमेंट। और फिर उसके बाद पढ़ाई चालू रही, रिजल्ट्स वर नॉट कमिंग सो मच, 15% सक्सेस रेट थे। कोई भी आईवीएफ सेंटर 15% सक्सेस रेट से नहीं चल सकता है, तो हमको इक्सी ऐड करना था। तो फिर हम दौरे पे चले, वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, टू पर्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। पर्थ जाके हमने सीखे इक्सी करने का, और यहाँ आके हमने इक्सी चालू किया। और फिर क्या 2000 के बाद इन दिनों में हमारे बच्चे पढ़ने लगे, और मेरी डॉटर वल्लभाश्रम स्कूल से पूरे सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट आई। तो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट 97 में, आई थिंक सो। एंड आई वाज इनवाइटेड टू दिल्ली, गुजराल वाज द प्राइम मिनिस्टर आई थिंक फॉर द इन द रिपब्लिक डे परेड, और प्रेसिडेंट के हाथ से उनको मेडल मिला। आई वाज अ वेरी प्राउड फादर। तो वो सब किला पार्टी में लोग, अभी मैं लोगों को यहाँ लाने के लिए मेरे क्लासमेट्स को अप्रोच करता था कि आप शहर छोड़ो, यहाँ आओ, यहाँ जरूरत है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, आप यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ एजुकेशन क्या होगा बच्चों का। तो ये मिसाल था, बच्चों का एजुकेशन का क्या है। मेरी डॉटर पूरे इंडिया में फर्स्ट आई, छोटे गांव से। ये हो सकता है कुछ भी, देयर आर स्कूल्स, इट्स अप टू अस टू यूज देम। तो ये एक अच्छा हुआ। अक्षय भी तभी पढ़ के आगे आ रहा था। सो ऑल द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप वेरी वेल इन रूरल, दे वर नॉट एक्सपोज टू द स्पॉइल्स ऑफ द सिटी, मतलब वो प्रोटेक्टेड थे। जैसे आजकल मॉडर्न चिल्ड्रन बाहर जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, दे वर एट होम एंड अंटिल द मेडिकल स्कूल, एंड ये अच्छे से पढ़े, और तीनों के तीन मेडिकल स्कूल में अल्टीमेटली गए। ऑफ कोर्स पूजा वाज द फर्स्ट वन। सो 2000 से 2005 तक हमारा आईवीएफ प्रोग्राम डेवलप किया। और उन दिनों में हमको पार्डी छोटा लगने लगा था कि पार्डी एज अ सेंटर इज नॉट अट्रैक्टिंग इनफ पीपल। तो हमने वापी में 2000 में 21st सेंचुरी हॉस्पिटल डेवलप किया। सो दैट वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ओके, वन मोर क्वेश्चन सर, एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन कि आपने 21st सेंचुरी नाम रखा है इसका? दैट इज द होल सेंचुरी आप सोच? या नहीं ऐसे नहीं था। उन दिनों में मिलीनियल फीवर था, Y2K मूवमेंट, जो पूरा मिलीनियम चेंज हो रहा था। Computers had to be reset, so people are struggling with Y2K, क्या होगा, so it like turn of the century. Yes. तो वो 1997 में 50 years of independence, और मैं लायंस क्लब में ऑलमोस्ट बहुत सेवा की हमने उन दिनों में। 1992 से लेके 2002 तक I was very deeply involved. It was like a family for me. लायंस क्लब ऑफ वलसाड तीथल रोड, ये सब जो लायंस थे, इतना प्यार मिला मुझे उनसे कि हम लोग इतना सोशल वर्क किया, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर एक गांव में जाके भाषण दिए, एंटी स्मोकिंग, एंटी टबैको कैंपेन्स किए, और बहुत कुछ किया। तो वो एक फोर्स था जो हमको इनकरेज कर रहा था ये करने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि इनफ ऑफ लायंस, अभी मैंने बहुत ये फूल पत्ता गोभी का बहुत हो गया, आई विल नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन माई प्रैक्टिस। भी डाउन हो गई थी उन दिनों, सो आई विल नाउ कॉन्सेंट्रेट बैक ऑन माई प्रैक्टिस। और हमने 21st सेंचुरी हॉस्पिटल खोला, और उसका नाम क्या करें, तो वो मिलीनियल फीवर था, नई सेंचुरी हो रही थी, तो उसका नाम हमने 21st सेंचुरी हॉस्पिटल
हमको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला क्योंकि आरओसी में ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी, तो उसमें नाडकर्णीज 21st सेंचुरी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड किया, तो फिर हमको नेम अप्रूवल मिला उधर से। फिर हमने 21st सेंचुरी हॉस्पिटल चालू किया वापी में, और हमने फुल टाइम डॉक्टर्स लिए। समीर वोरा था, आशीष देव था, ये सब इधर ही, आनंद अग्रवाल था, मोनिका थी, इस चिरागी शाह करके पीडियाट्रिशियन थी। सो वी वर लाइक वन फैमिली एक्चुअली। आई कॉल्ड इट एन एक्सटेंडेड 21st सेंचुरी हॉस्पिटल फैमिली। मैं कहीं जाता था, हम लोग अब्रॉड जाते थे, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आता, घर में खाना पका के सबके लिए लेके आता था। इतना क्लोज थे हम सब लोग, एंड दे रियली दे वर गुड पीपल, दे वर गुड डॉक्टर्स। धीरे धीरे उन्होंने 10 साल हुए, किसी के 15 साल हुए, धीरे धीरे उन्होंने अपने रूट्स बना के फिर अपना खुद का चालू किया, विच इज नेचुरल आई थिंक। एंड वी डिड नॉट कम इन देयर वे, लाइक दे ऑल मेड देयर ओन नेम, वी प्रमोटेड देम, नॉट ओनली द हॉस्पिटल की यहाँ नहीं जाने का, आपका नाम प्रमोट नहीं करने का, उनको खुद वो प्रमोट हुए, एंड दे eventually left and new people came, and like as it always happens, and no regrets, but they're still very good friends. We are, so that they're still here, so kabhi help lage to they all come running around, and we also go out. So that was the story of 21st Century Hospital, beginning of that. And IVF program उसके बाद जोर से चला, और फिर पूजा की शादी हुई, फिर अक्षय भी सर्जन होके आया. So that period between 2000 and 2010 was a period of hard work and settling down the eldest daughter, who was the cleverest, I thought at that time. Now everybody is equally clever, but उसको कहाँ सेट करें, तो उसको हमने सोचा कि पार्टी छोटा पड़ता है गांव, तो उसको हम सूरत सेटल करें. तो उन दिनों सूरत के 2% पेशेंट्स यहाँ आते थे, मतलब 2% ऑफ सूरत इनफर्टाइल पॉपुलेशन वुड कम टू पार्टी. सूरत की प्रैक्टिस थी हमारी. So we thought 98% are not coming, so we should go to Surat. If the Muhammad should go to the mountain will come to Muhammad. ऐसा. So we decided to start in Surat. तो मैंने बहुत स्काउटिंग किया सूरत में जाके. मैंने कम से कम 52 विजिट्स किए. हर एक प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था. I could not get the required thing. Finally I got a property near the station. उसमें भी बहुत लोचा था, लेकिन वो सब सेट हो गया. और फिर हमने वहाँ वो प्रॉपर्टी ली और पूजा को वहाँ नाडकर्णी का 21st सेंचुरी, वो भी 21st सेंचुरी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर करके वहाँ चालू किया. एंड पूजा वाज इन चार्ज ऑफ दैट. उसके भी फैमिली बढ़ी, एक बच्चा आया, दूसरा ट्विंस आया, वो सब होते गया, संसार बढ़ते गया. द होल फैमिली स्टार्टेड एक्सपांडिंग. सेकंड जनरेशन वाज कमिंग नाउ ऑफ एज, सो दे वर टेकिंग ओवर, नॉट टेकिंग ओवर, बट दे वर लर्निंग एंड द स्किल्स. तो एक बहुत बड़ी चीज उन दिनों हुई कि सिंस आईवीएफ वाज न्यू, तो आईवीएफ में लोगों को नॉलेज नहीं था, और हमको जो डिफिकल्टी हुई थी सीखने के लिए, कोई सिखाता नहीं था, तो हमको अब्रॉड जाना पड़ता था, और कोई डायरेक्ट अंदर एंट्री भी नहीं देता था. यू प्लीज स्टैंड आउट, हम पीपल से देखते थे. तो हमको लगा कि हमारा नॉलेज हमको शेयर करना चाहिए, तो हम लोगों को सिखाने का प्रोग्राम चालू किया. सो वी स्टार्टेड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स. तो हमारा जो बहुत लिमिटेड वर्क था, 50, 60, 30, 40 साइकिल्स होते थे महीने के. तो उन दिनों में भी लोग हमारे पास आते थे ट्रेनिंग के लिए. तो ऐसा 4 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट महीने के, ऐसे लेके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप हुआ, जो 2011 में हमने नाडकर्णी मेडिकल ट्रेनिंग एकेडमी एस्टेब्लिश की. और नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया, जिसमें हम लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देने लगे. हमको लगा उस टाइम में कि आईवीएफ सबके बस की बात नहीं है. कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा होता था एक साइकिल का. वो कोई बैंकर हो या कोई स्कूल टीचर हो या कोई पोस्टमैन हो या कोई क्लार्क हो, उसको एफोर्ड नहीं होता था. तो हमने सब्सिडाइज आईवीएफ के लिए एक फाउंडेशन बनाया, और उसमें से हम हर महीने 2-3 केसेस फ्री करने लगे. और ऐसे एक मॉडल बनाया कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे सीखने के लिए, उनको हम सिखाने लगे, उनसे पैसे लेने लगे, और वो पैसे हम फाउंडेशन में डालने लगे, और उसमें से हम ये आईवीएफ प्रोग्राम फंड करने लगे. तो एक मॉडल बना जिसमें फ्री और सब्सिडाइज्ड आईवीएफ प्रोग्राम along with a training program, and we presented this paper in Foxy. Okay. We with some almost 500 such cases were done between 2011 and 2014. वो पेपर हमने पब्लिश भी किया था उन दिनों, कि एक बहुत एक यूनिक प्रोग्राम था, वो कोई कर नहीं सकता था. Yes, yes. तो इन दैट टाइम सूरत जब हुआ और कॉन्फ्रेंसेस करने लगे, जो जिन देशों में हम पढ़ने गए थे, उन देशों के डॉक्टर्स के साथ हमारे संबंध बने. तो वो डॉक्टर्स यहाँ आके पार्टी में, ईगल बुलमैन, इजराइल में गए थे हम लोग 98 में. ईगल बुलमैन, डैनियल जाइडमैन और मोटी गोल्डनबर्ग, ये सब पार्टी में आए थे.
और पार्टी में 2001 में राखी गुलजार आई थी, पूर्णिमा की सिस्टर डर्मेटोलॉजिस्ट थी फेमस, तो शी यूज्ड टू हैड कॉन्टैक्ट्स विद ऑल फिल्म स्टार्स। तो हमारे घर में, ये छोटे घर चिवल रोड पे है, उसमें कितने फिल्म स्टार्स आ रहे थे उन दिनों उसके थ्रू हर कॉन्टैक्ट्स। लेकिन दे वांटेड टू सी दिस रूरल थिंग एंड आईवीएफ यहाँ करते हैं। माधुरी दीक्षित आई थी, फिर ये शिल्पा शिरोडकर आई थी, फिर परेश रावल और स्वरूप संपत आए थे, फिर राखी गुलजार आई थी यहाँ 21st सेंचुरी में, वापी में आई थी, दमन में गई थी, फिश मार्केट में बैठ गई वो, और अक्षय उसका लड़का था, अक्षय को लेकर अक्षय आए थे, एंड किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया और लोग आए, फिर हम उसको उठा के गाड़ी में डाल के लिए, ऐसा सब काफी लोग आए थे। रोहिणी अटंगड़ी आई थी, बहुत लोग, मतलब इट वाज लाइक एवरी कॉन्फ्रेंस देयर वाज वन चीफ गेस्ट। वो कृष्णा बना था ना रामायण में, महाभारत में, वो नीतीश भारद्वाज, वो आया था। ये सब लोग यहाँ आके रहे, और फॉरेनर्स भी यहाँ आके हमारे घर रहे, बंगले पे रहे, और एक बहुत अच्छा दौरा था 2000 to 2014, जिसमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डेवलप हुआ, फाउंडेशन भी डेवलप हुआ, चैरिटी भी होने लगी, और 21st सेंचुरी सूरत डेवलप हुआ, और धीरे 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 हुआ। और फिर एक वापस एक मोमेंट आया कि जो मैंने छोड़ा था, कि सर्जरी मैंने नहीं की थी, सर्जरी छोड़ के मैं आईवीएफ में ज्वाइन हुआ था। जैसे कि पूर्णिमा को आईवीएफ में इंटरेस्ट था, तो एक जन का काम नहीं था, दोनों मिलके सब करने लगे। तो ये हमने, तो अक्षय सर्जन बना, और अक्षय आगे जाके कैंसर सर्जन बना, और उसने इनफ स्किल्स डेवलप किए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के, तो वो हमारे वापस घर वापसी उसकी हो गई। द होम कमिंग वॉज इन 2011। ही ऑल्सो गॉट मैरिड, डॉक्टर अदिति ऑल्सो ज्वाइंड अस। सो पूजा, डॉक्टर प्रभाकर, माई सन इन लॉ, वो एम्ब्रोलॉजिस्ट बन गया। तो एक घर में इन हाउस एक टीम डेवलप हुई, अक्षय और अदिति डेवलप हुए, और फिर हमने सेकेंड डिकेड ऑफ द न्यू मिलेनियम 2011 के बाद हमने कैंसर प्रोग्राम डेवलप किया। तो हमने ऐसा सोचा उन दिनों कि द टू, यहाँ हम लोग नॉर्वे गए थे, नॉर्वे में ऑस्लो में एक विगलैंड पार्क करके है, उसमें स्कल्पचर्स है बड़े बड़े, सर्कल ऑफ लाइफ करके बड़े बड़े स्टैचूज लाइफ साइज। सो विक्टर विगलैंड करके एक स्कल्प्टर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेटरन, उसने वहां एक विगलैंड पार्क बनाया। कभी आप ऑस्लो जाएंगे तो देखना। तो उसमें से इंस्पिरेशन हमको मिला कि एक सर्कल ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो हमने ये सोचा कि वी स्टार्ट एट बर्थ, वी गिव बेबीज, so we start this IVF program, we giving babies, and we concentrate on the disease of the future, which is cancer. कि कैंसर मीन्स प्रोलॉन्गिंग लाइफ। पीड़ित होके लोग, कैंसर का प्रमाण ऑलरेडी बढ़ने लगा था, तंबाकू या सब, तो कैंसर से लोग पीड़ित थे, तो टू प्रोलॉन्ग लाइफ एंड इन बिटवीन टू डू ऑल हार्ट एंड ऑल मल्टी स्पेशलिटी। तो ये फिलोसफी लगा। इनफर्टिलिटी एंड कैंसर बिकेम आवर टू मेजर फोर्सेस, एंड इन बिटवीन मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटीज became the other thing. So 21st Century Hospital concept was developed on those lines. And 2011 के बाद 21st Century में नए नए डॉक्टर्स आए, और अक्षय took charge of. So that was the time when the new generation, Pooja was taking charge of Surat. So she made rapid progress. And फिर एक ऐसा आया कि 2014-15 के आसपास कि ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ब्लॉसम हुआ। मतलब एक वेटिंग लिस्ट, वी हैव अ वेटिंग लिस्ट ऑफ 1 year आज की तारीख में for a 3-month course यहाँ. Every month we train 14 students, 7 in laparoscopy and 7 in infertility. Okay. And that waiting list is like 6 months, 3 months, 1 year, like that. Yeah, so as I told you, the first decade of the 21st century was devoted to development of infertility and our medical training program. So उसमें हमने हमारे फर्स्ट डॉटर को सूरत में सेट किया और सूरत को डेवलप किया. So my wife was actually the main person who was taking more interest in Surat and more interest in Pooja's development. तो उन्होंने सूरत में जाके बहुत सारा हमने काम किया. And Pooja being how clever she is, she took up the thing and results उसने improve किए. प्रभाकर घर का एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, तो उसने IVF के रिजल्ट्स इंप्रूव किए और एक बड़ा ब्यूटीफुल प्रोग्राम एस्टैब्लिश हुआ. एंड इट ओनली वेंट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. तो वो एक हुआ. फिर 2011 में जब अक्षय ज्वाइन हुआ तो हमने कैंसर का डेवलपमेंट शुरू किया फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज हमने कैंसर का कोई काम किया नहीं था, IVF पे फोकस थे. तो जब अक्षय आया, अक्षय अदिति दोनों आए, तो हम IVF का तो चलते रहा उधर, लेकिन कैंसर भी चालू कर दिया. तो पहले कैंसर में हमने क्या किया कि सभी, अक्षय ने बहुत हार्डवर्क किया, सभी कंपनीज में जाके उन्होंने तंबाकू के अगेंस्ट, क्योंकि आप
को नहीं पता होगा, लेकिन साउथ गुजरात में इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इज वेरी हाई एंड टबैको कंजम्पशन इज वेरी हाई इन वेस्टर्न इंडिया. तो वेस्टर्न इंडिया में इतने लोग तंबाकू खाते हैं, वर्कर पॉपुलेशन स्पेशली, विथ ऑल दीज एड्स, पान पराग, कमला पसंद एंड ऑल दीज, इतना पुड़िका खाने का इतनी आदत है, पिचकारी मारते हैं यहाँ. सो दैट वाज, सो हर एक कंपनी में जाके हमने कैंसर के लिए प्रचार किया, लेक्चर्स लिए बहुत, राइट फ्रॉम 2011 टू 2016-17 तक 5 years ही रिक्वायर्ड टू डू प्रिवेंटिव कैंसर ऑन्कोलॉजी समझाने के लिए. इन द मीन टाइम उसने स्किल्स भी डेवलप किए. उसका इंस्पिरेशन फॉर कैंसर वाज डॉक्टर शैलेश पुंतांबेकर. ही कॉल्स हिम हिज सेकंड फादर. उसके गुरु है वो इतने ब्रिलियंट सर्जन है. वो पुणे में है, गैलेक्सी हॉस्पिटल पुणे में, और उन्होंने वहाँ एक अच्छा एस्टेब्लिश किया. वो भी ट्रेनिंग करते हैं. तो अक्षय उनके अंडर ट्रेन हुआ था, अपार्ट फ्रॉम टाटा मेमोरियल एंड अदर थिंग्स, इस क्वालिफिकेशंस का. और ये सब ट्रेनिंग के बाद, वो बीच बीच में जाता भी था, ये ट्रेनिंग के बाद अक्षय का जो स्किल्स थे वो फुल्ली डेवलप हो गए. हमारे टाइम में क्या था सर कि वो we didn't have videos, we didn't have information. To get information we could not go to the internet, there was no Google. डॉक्टर गूगल भी नहीं था उन दिनों. तो किसको पूछे? तो हम लोग बुक्स पढ़ते थे, मेयोज, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सब बुक्स पढ़ के उसमें अंडरलाइन करके, उसमें से नोट्स करके. लेकिन लाइव सर्जरीज देखने को जो हम हमारे टाइम में सीखे थे वो लाइव उतना ही, बाद में किसी और के जाके एक 6 घंटा बैठेंगे तो फिर एक ऑपरेशन देखने को मिलता था, या कोई ऐसा बताता था. वो बताते भी नहीं थे लोग. ये जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ ना विद द सैटेलाइट रेवोल्यूशन, वो एक बहुत फायदे का मेडिकल प्रोफेशन को हुआ. नॉलेज एक्सप्लोडेड. अभी घर बैठे आप कोई भी ऑपरेशन का एंटायर डिटेल्स आप घर बैठे देख सकते थे. अक्षय ने बहुत मेहनत की, स्टडी किया, और उसने अपने स्किल्स को इतने डेवलप किए कि कितना भी बड़ा ऑपरेशन है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन, कि वो कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, तो वो कितना भी सर्कमस्टेंसेस डायर हो, जैसे कि विलेजेस में, अभी भी वो कहाँ जाके ऑपरेशन करता है. आज अंकलेश्वर गया हुआ है, कल बॉम्बे में गया, बोईसर पालघर में वो लोग जाते हैं, ये अभी की बात है. लेकिन वो कहीं भी सर्कमस्टेंसेस में कोई भी ऑपरेशन विथ ब्रिलियंटली कर सकता है, विदाउट एनी इंसिडेंट, विदाउट एनी ब्लीडिंग. उसका कितना भी पैंक्रेटेक्टमी या विपल्स ऑपरेशन करेगा या एड्रिनलेक्टमी करेगा, तो भी पल्स, पेशेंट का पल्स 80, BP 120/80, ये is really good. तो इसका जब स्किल्स इतना हो, तो कैंसर को एक बहुत अच्छा एक डॉक्टर मिला, और उसका भी विजन था, क्योंकि उसने हमको स्ट्रगल में देखा था इन द 2000s, हाउ वी बिल्ड अप IVF. तो उसका एक विजन था कि मुझे कैंसर बिल्डअप करना है. और मुझे जैसे वहां मनसुख भाई और माजिद भाई मिले हमको पार्टी में, यहाँ हमको एक हमीर भाई मिला था, हमीर गुजिया, जिन्होंने हमको ये बिल्डिंग जो कैंसर हॉस्पिटल है वो, और ये 21st सेंचुरी हॉस्पिटल, वो उन्होंने, उनकी जगह थी, उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया. आप मानोगे नहीं कि जब आप कुछ करते हो, कोई रिस्क लेते हो लाइफ में, तो फरिश्ते आ जाते हैं कहीं भी. दिस गाय केम फॉरवर्ड एंड हॉस्पिटल, 21st सेंचुरी हॉस्पिटल शुरू होने के बाद इन 2000 में स्टार्टेड, अप्रैल 2000, धीरे धीरे चालू हुआ. और इन्वेस्टमेंट था थोड़ा बड़ा, और इतना इनकम नहीं था. सिर्फ पार्टी में क्या इनकम होगा? IVF का जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, इनकम बिल्कुल नहीं था. स्टाफ भी हमारा कितना 50-60 थे, अभी 350-400 है सब मिला के. तो वो इनकम में नए नए हॉस्पिटल में टेंशन था. तो हमीर भाई मुझे, किशोर भाई बराबर ચાલે ना, कहीं घटतू है, વધતું घटतू है, तो मैंने जाना जो है હું છું. He actually offered me money. Can you believe it? These guys, like, if you have any financial difficulty, let me know, I will help you. I didn't need it. Doctors don't have financial difficulties, especially when they start hospitals. नहीं होता है. Usually it goes better than, if you are a good doctor, it usually does well. तो ऐसा कुछ नौबत आई नहीं. लेकिन उसका ऑफर जो था ना, कोई ऐसा बोले तो कैसा लगे, यू फील दैट बैकअप ना, कोई मेरे पीछे है. तो ऐसे आदमी मिला. तो ये बिल्डिंग भी उन्होंने हमको दिया. ये बिल्डिंग ऐसे पड़ा रहा. ये बाद की बात है, बाद में लिया 2010 के बाद. ये बिल्डिंग 2010 में लिया, ये बिल्डिंग जो अवेक्षा है ना अभी, उन्होंने दिया हमको. ऐसे खोखा था, उन्होंने लिया और फिर किया सब. तो अक्षय का डेवलपमेंट हुआ. और 2010 to 2017-18 तक अक्षय का डेवलपमेंट सॉलिड हुआ, और कैंसर पूरा हमारा एस्टेब्लिश हो गया. और इट ओनली इंक्रीज फ्रॉम देयर, बिकॉज अक्षय हिमसेल्फ वॉज अ विजनरी. He had a big vision for cancer.
आज भी वो इतनी खटपट कर रहा है और मेहनत कर रहा है। उसको कैंसर, उन्होंने पूरा नवसारी सूरत तक लेके, इंटीरियर्स में धर्मपुर से कपराड़ा से महाराष्ट्र तक लेके, और ये नॉर्दर्न थाने बेल्ट में बहुत कैंसर है और वहां कोई डॉक्टर ही नहीं है और गवर्नमेंट भी उधर प्रमोट नहीं करता है। गवर्नमेंट हैज निग्लेक्टेड ठाणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो वहां कोई ज्यादा कुछ नहीं, उनको बोरीवली जाना पड़ता है या तो फिर बॉम्बे जाना पड़ता है। यू नो बॉम्बे इट्स अ कमर्शियल थिंग यार। आई मीन उधर लोगों को तो अच्छा ट्रीटमेंट तो मिलता है जरूर, लेकिन बहुत ही कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है। मतलब पीपल हैव टू पे थ्रू देयर नोज। छोटी छोटी चीजों को ये लेके आओ, 3,000 रुपए का सामान ये लेके आओ। यहाँ भी अभी ऐसे होने लगा है, लेकिन बॉम्बे इज नोन फॉर दैट। एंड तो ऐसा एक लगा कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, वही हमारा मिशन स्टेटमेंट वही था कि टू गिव अफोर्डेबल गोल्ड स्टैंडर्ड हाई टेक मॉडर्न मेडिकल केयर एट एन अफोर्डेबल प्राइस विद अ स्माइल। वो हमारा मिशन स्टेटमेंट था 21st सेंचुरी को। तो वो लेके अक्षय ने पूरा डेवलपमेंट चालू किया और उन्होंने ये फिर बड़े और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हुए हमारे, जैसे कि ईवा केयर हुआ, अवेक्षा हुआ, 21st सेंचुरी हॉस्पिटल तो था ही, नाडकर्णी तो था ही, फिर सूरत हुआ, ऐसे बहुत सारे। अभी आज हमारे पास 7, 8, 9 हॉस्पिटल्स हमारे बैनर के अंडर है। तो ये सब हुआ। और फिर हमारा एक तीसरा स्टार जो डॉक्टर वैभव, द यंगेस्ट वन, he was coming on the horizon and he was following in the footsteps of his illustrious siblings. तो वो भी पास होने लगा, गोल्ड मेडल मिला उसको भी, वो भी गायनेक में फर्स्ट आया और वो मैदान में उतरा लगभग 2018 में। 18 में वो सूरत पूजा के अंडर थोड़ा ट्रेनिंग लिया, या मम्मी के अंडर भी ट्रेनिंग था। हमारे यहाँ आके उसने इनफर्टिलिटी थोड़ा सीखा और वो ही वॉज रेडी फॉर लॉन्च। तो उसको ऐसा ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ उसका इतना, क्योंकि ये दोनों भाई बहन तो छा गए थे ऑलरेडी बाय दैट टाइम। तो वैभव सॉर्ट ऑफ मेड अ सॉफ्ट एंट्री एंड ही वर्कड हार्ड एंड हिज एम वाज सिंपल, ही वांटेड टू इंप्रूव द रिजल्ट्स। तो उन्होंने, और ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी उसने इन्वॉल्व हुए, और ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेन था अदिति और अक्षय। दे वर प्रमोटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एडिशन टू पूर्णिमा। और वैभव आया, और वैभव लकीली गॉट अ गायनेक वाइफ, सौम्या. She was also very good and illustrious. So the family increased and we had 3 children and 3 other children. We are like their children only. So 6 more people and 2 of us. But then, a tragedy struck us. That means Purnima was diagnosed with cancer, stage 4 cancer, and we were surprised how it happened. I'll tell you very briefly that one day when we came back from our daily walk and run on the coastal highway we used to go, she was complaining of little pain. So she was doing sonographies of her patient. She asked me, Kishore, mera bhi dekh lena. So when I put the probe on her abdomen, I saw a big tumor in the liver. Such a big, it was a shock. We moved very swiftly. Akshay was already a cancer surgeon. Took her to Surat, did a biopsy, and it turned out to be a cancer. And then subsequently, we understood what it is to have cancer. हम पेशेंट्स की व्यथा हमने सुनी थी, उनका सब दुख हमने सुना था. अब हमने घर में देखा कि घर में कैंसर होते हुए किस तरह से आदमी को क्या होता है, and how you know that changed the whole thing. And it was also, it came along with, she was detected with cancer in 2020 and it coincided with the COVID wave. वैभव मैरिड भी हुआ था, वैभव और उसकी बीवी भी आई थी घर में, और इनका कैंसर डायग्नोसिस हुआ, और लॉकडाउन भी था उन दिनों में. तो दैट लॉकडाउन प्रिवेंटेड हर ट्रीटमेंट अब्रॉड. मतलब अब्रॉड तो बंद ही हो गया था. ट्रैवल अब्रॉड वाज इम्पॉसिबल एंड दे वर नॉट इवन सीइंग न्यू पेशेंट्स इन एनी ऑफ द न्यूयॉर्क सेंटर्स और शिकागो और wherever we had approached जावड़े करके फेमस फॉर दिस कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा, क्या बोलते हो, बिलियरी कार्सिनोमा के लिए. सो लकी इट वाज नॉट टू बी. मतलब उसको बाद में मिला, जब तक कुछ हेल्प मिला तब तक इट वाज टू लेट. इट हैड स्प्रेड अ लॉट and then eventually she died in 2021 October. So that marked a very sad thing, and the COVID had a lot of other things for us. I lost my brother, I lost my father. So that was it was a bad phase for us. लेकिन उन दिनों में अक्षय, पूजा और वैभव और सौम्या, the whole family stood around, they rallied around, and that was the time when the next generation took over. So it's like, a relay race where the first generation runs and then you hand over the baton to somebody and then they keep running. And they had a point to prove. They had inherited a legacy of Dr. Purnima Nadkarni. And mind you, I don't want to take away from Purnima. The entire IVF program, the development of it was totally inspired by the hard work, and both of us worked, but it was her
मेन क्रेडिट टू डॉक्टर पूर्णिमा. शी वॉज आउट गोइंग, मतलब लोगों के साथ मिक्स बहुत होती थी, सबको मिलती थी. When she died, thousands of people came and, she was like a public figure. So it was a big moment, her departure. But after her departure and the COVID, everything slumped at that time. The whole world came to a standstill in COVID. It was only after in 22 that everything picked up again. And if you see the share prices also, in 2022, it is touched the bottom. And after that, it has again gone up to 86,000 or something, Sensex. And that time it had come down to 68 or 65,000. So for us also, it was a low point. But Dr. Akshay converted this cancer hospital into a COVID hospital. And during that time, hard work and 922 COVID patients with almost 30-40 ventilators. This entire Aveksha building was converted to COVID. We had deaths also in the second wave. Almost, I think 20-25 people died. There were so many deaths. So many people lost their lives. People whom you met while walking on the road, they were not there anymore. We used to go to Surat and we saw one eating joint where that kaka was there. We used to eat that. Kahan gaya kaka? To guzri gaya. So like COVID was really, it wiped out so many people. It wiped out, including in our own house. And from there, then it was a different thing. For me, it was a personal loss. And I had to, Vaibhav was just about settling. So for Vaibhav, it was a setback. He had to be promoted. But he found his way. He was brilliant. He got the pregnancy rates up. Our entire Aditi was working hard. And in the meantime, Aditi and Akshay decided to develop northern Maharashtra. Okay. So they explored. See, I always told that if there is a plateau, in medical practice, if there is a plateau, it is always followed by a fall. So you have to maintain a small 5% or 2.5% curve upwards. That 1 year should be better than the other. 1 month should be better than the other. At least 3 months the curve should be like this. If it is flattened, so if it is flattened, you have to fire salvos, satellites, drones, whatever. Buy new equipment, get new branches, buy ambulance, do something, explore new areas. So Akshay started exploring northern Maharashtra, and for 5-6 years now, they have worked hard in northern Maharashtra and even in the suburb of Bombay, Borivali, Vasai, Virar. Aditi is from Vasai. Her parents stay there. So it was a brilliant move because more hospitals were coming on this side. That Navsari mein kahi hospital I will Nirali hospital had come, Rajchandra had come, and they were also doing good work. Haria was there. There were people, many hospitals had come up. So naturally the practice becomes a little less. The moment we found that some patients from this side were not coming here, we focused on this side. And this was a virgin area, North Maharashtra. So the entire, he must have done 1,000 operations in Boisar, Virar, Vasai, Palghar, Boisar, Dahanu belt, cancer operations and infertility also, Aditi. So their hard work so it was never, the curve was never Decline. Down. It was always maintained. And also the children, they were working with extra zeal. They had a point to prove. They wanted to take Mummy's legacy forward. So they worked with such enthusiasm. I'm really proud of them. And they have taken this ship forward. And today we are placed happily. Of course, we miss her, but not a single day was the hospital closed or the hospital saw less patients. The graph was always maintained thanks to the efforts of the children. In the meantime, I have taken one step backwards. I have started, because I crossed 70, 73, 70. I also had a cancer scare. It never happened. I didn't have anything. But there was a little bit of scare medical issue. And everything is normal now. And I decided to focus on my health, fitness and just to play a motivating role in the hospital. And luckily, Akshay and we had a team now. Akshay has a big team of oncosurgeons, general surgeons. The surgical department, we are the largest operating unit in the South Gujarat, I think so, general surgery and oncosurgery. Yes. So we do so many operations. 150 operations maybe in the surgical department every month. And it's going wonderfully. So that is where we are today. The training program is also doing well. Cancer is doing well. Infertility is doing well. Children are doing well. And another generation has sprung up in the meantime. They are children. So our investment has largely gone in the progeny, in the next generation. So it is not only the
our children do not only get a degree, but they also get a pedigree. And they are really working for it, and the children are introduced into the profession very early. Like Advait now is in 12th standard, or Samvit is in medical school already, my grandson. Yes. And they are already seeing operations, they're seeing their parents operate. So ऐसा नहीं है कि लोगों को ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे रात को कॉल आता है हमको. दे वांट टू बी 24 घंटे काम करने का है, 24 घंटे दे वांट टू बी डॉक्टर्स. हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमको अब्रॉड जाना है. ऐसी बात हमारे घर में आज तक हुई ही नहीं ये इतने जनरेशंस में, और ऐसा लगता नहीं कि इन द नियर फ्यूचर होगी. जाना है, सीख के यहाँ आना है और यहीं करना है. That has been the principle. So I see the ship going forward steadily, and that's where we are today. Thanks to the whole family, thanks to the children, thanks to the grandchildren. And my parents, I have my mother at home. She's 95 years old. I lost my father in COVID. He was 99 years old. So I have a longevity gene as well, in addition to the cancer gene in the family that runs. But so it's going good for us. And so I always tell my children, that वो बोलते हैं पापा क्या तुम मजा करते हो. ऐसे मेरे पास माँ है, देखो. I have a mother, you don't have, I have. So mother and parents at home and grandparents at home is always an inspiration. It's always a blessing that we seek from them. So that is the values that are inculcated in, and hopefully they will also take care of their parents and keep their parents with them. So that's an Indian traditional culture. So we are today happily placed. So that's our story. एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था सर कि जो 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ रियली ऑल अबाउट कि आपके ग्रैंडसन भी जा रहे हैं. दैट मीन्स मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि पूरी सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं. आप पूरा वो लेगेसी आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे. थैंक यू सो मच सर. एंड एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि पूरी जर्नी सुनने के बाद मुझे एक ही चीज़ पता चला है कि ये स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चीज़ें प्रोसीड हुई हैं टिल नाउ. एंड यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर कि जर्नी में आप कैसे इंसान रहे हो एग्जैक्टली. ये पूरी जर्नी आपकी रही. अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ें आपके बारे में जानने की ट्राई करेंगे सर, है ना. एक्चुअली हमारा अपब्रिंगिंग था ना, वो बिल्कुल मिडिल क्लास था. We were not living in wealth, or we were actually deprived. मतलब हमको it was difficult to make both ends meet for my father. So उन दिनों में we were living in scarcity. और वो दिन भी ऐसे थे. गेहूं लेने के लिए PL 480 वो लाइन में, रेशन कार्ड में दूध की बोतल लेने के लिए सुबह जाके लाइन में खड़ा रहना पड़ता था. So we were brought up in that way. तो बड़े बड़े ख्वाब देखे ही नहीं थे. तो डॉक्टर बना तो भी मेरे पापा बोलते थे आप डॉक्टर क्यों बन रहे हो, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को ही ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी इनकम आने लगेगा, इतना लंबा कोर्स क्यों कर रहे हो. Means daddy also had his aim was to give enough, and because they were doing everything, they sacrificed their own pleasures and things to bring up their children. तो उनका थिंकिंग ऐसा था. तो मैं वैसे ही कंजर्वेटिव थिंकिंग था. बिजनेस, पैसे बनाना, कमर्शियल पार्ट, आई वॉज नॉट इंक्लाइंड. मतलब मेरे को उसमें मुझे एक्सपोजर था ही नहीं. बट माई वाइफ वॉज डिफरेंट. She could sell a refrigerator in Alaska. She was a saleswoman of the highest order, and she had skills as well. And she had that human approach. She could vibe with everybody. She was amazing. तो उसका जो एक्सट्रोवर्टनेस था और मेरा जो थोड़ा इंट्रोवर्टनेस था और जो फाउंडेशन था, जो I was deep. Like I can't make friends immediately, but if I make friends, they'll last forever. Whereas she could make 100 friends in a day. ट्रेन में जाते all her TCs were her. She was like famous. So it was a good combination. तो मैं वो humble personality था पहले से, not inclined to commercial activity, more inclined to academic activity. कोई भी कुछ स्टडी करे तो वो डेप्थ में स्टडी करे, उसका रिसर्च पढ़े, उसको जर्नल्स में जाओ करो सब. तो आई वॉज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन. और आई वॉज वेरी इमोशनल ऑल्सो. मतलब आई वॉज वेरी अटैच टू माई चिल्ड्रन. तो बच्चों को प्यार करना, उनके साथ, मतलब वो आई वॉज मोर इमोशनली कनेक्टेड विथ माई चिल्ड्रन. whereas पूर्णिमा वॉज इंस्पायरिंग देम. शी वॉज द किक कि ये करो, नहीं ये करो, ये करो, ये वैसे करो. So it worked well for us. ओके सर. सो ये प्रोफेशन के हिसाब से अगर हम पूरा सब चीज़ों की बात करें, सो इस प्रोफेशन के बियॉन्ड आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हो सर, एज ए पर्सन?
No, actually, I think I'm a very sensitive individual and a humble person. I am not an aggressive person कि कुछ फट करके बोलूँ और कुछ controversy create करूँ. I usually avoid controversies. I'm scared of it actually. I don't want to ruffle feathers anywhere I go. I'm very careful that I don't hurt anybody in whatever I say or whatever I do. So that is one thing. Second thing, I'm very helpful, I think. I always see that the patient doesn't wait. I cannot make patients wait outside and have food in my cabin also. That's not that I'm not saying that it is wrong or anything. Everyone has to have food, but I'm of that type that it. Second thing, I'm a stickler for punctuality. कहीं भी जाओ ना तो मुझे 5 मिनट पहले पहुंचना है. I would never reach late. I read this book, who was that author here? So if you arrive in time, consider yourself late. You have to be before time. I just see my age takes away a bit of memory. So I don't remember this author, but she had said that, and so I'm a stickler for time. So मैं uncomfortable होता हूँ. So अभी मेरे को maybe because of age, I don't want to hassle. I want to do things smoothly, carefully, slowly, and I like travel. So I think I'm that kind of a mixed personality. So I like to read a lot. So I'm a voracious reader. Read, write. इज देयर एनी बुक जो सर आप recommend करना चाहोगे हमें? I have old times. I was inspired by many books in the old times. I mean, for example, Robert Schuller was the one who, in my earlier days when I was always planning, and Akshay has seen this phase, that Robert Schuller had said, that if you get an idea, मेरे को भी ideas आते हैं, जैसे अभी अक्षय को आ रहे हैं, वैभव को आ रहे हैं, ideas आते हैं. So if Robert Schuller had said that if an idea comes to your mind, don't reject it. Maybe God has put that idea in your mind because God has a plan for you. He was a religious church person. So he said, when you get an idea, you first try it. Think of it, try it, see what it is. Then you fly it, start executing it. And then initially there will be teething trouble. It's like a kite. When you do this, but once it takes to the skies, the wind comes and it takes over. And then you will see that success comes. So Robert Schuller was an inspiration for me. Then I read another book by Akio Morita, Made in Japan. That was Second World War. It was the rise of Japan after the Second World War. I remember it was an amazing book. Lots of things, some small things I remember in that book. That Akio Morita was manufacturing transistors on the outskirts of Tokyo. He had a transistor, radios, small radios. Yes. He was manufacturing. He was ultimately the founder of the Sony Corporation, Akio Morita. Okay. So Sony, it turned out to be Sony. Japan was a leader in electronics and consumer electronics in those days. So he gave an example that they had a small factory on the outskirts of Tokyo and they were manufacturing like about 100, 200 transistors every day, small time. So one day one guy came to him with an order of 10,000. So he asked him that how much each transistor costs. He says $25 each transistor. So the guy asked, if I buy 100 transistors, how much will it cost? So he said 25 into 100, $2,500. So he said, no. You have to reduce the price, damn it. I want to buy $10,000. How much will it cost? He says $50 each. So he said, what? I'm buying $25 and it's going to, for one $25, if I buy 10,000, $50. He's saying, yes, because I have a capacity of doing 100 transistors in a month, and if I have to supply you 10,000, I have to buy a factory, buy a land, expand it and make more. No? So those are some Japanese principles. Also, he had given a very nice example of American hire and fire policy versus Japanese policy of loyalty. The Japan people they retain their people. They make them loyal staff. So there was a lot about HR that the Japanese had to teach the world. Now the Japanese influence over the entire world has geopolitically also declined. So that's another story. And of late, there are so many books that I read. I read biographies nowadays of different people. Okay. So very inspiring. Even of film stars. You see, in every biography, there is something that you can learn. Yes. So reading is always a good habit. सर आपकी थिंकिंग जो है उसको किस चीज़ ने ज़्यादा शेप किया है,
स्ट्रगल्स ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने, या डिसिप्लिन ने? आई थिंक सभी चीजों ने किया है, लेकिन amongst them I would the struggle part I would not really give too much weightage to that. Everyone struggles in the initial part. It's a part of the responsibility to thi. That is why we made the tagline of this new renovated 21st century hospital as reliable, responsible and reasonable. Okay. That was our tagline. Reliable, responsible and reasonable. So responsibility थी. मुझे हमेशा लगता था कि we have to give back. Whatever has happened to us, it's not that we have conquered the world or we have done amazing. There are many people in their own fields, thousands of people who have made a lot of forward progress, and achievements is no. So I don't really think that success is like achievements. ये किया मैंने, इनिशियली होता है, मुझे ये मिला, मुझे ये गोल्ड मेडल मिला, मुझे ये अवार्ड मिला, ये रोटरी ने ये दिया प्रेजेंट, दिव्य भास्कर ने ये अवार्ड दिया, सब बेगा करो, हम उधर पीछे लगाते. बट अ टाइम कम्स व्हेन यू नो दैट these are all encouragements for us to do something back to the society. These are something we should use to, do something good. So responsibility has been the main factor. Struggles, though, I wouldn't say this. And discipline मतलब discipline से काम करना. Or more to sort of, I haven't been a king, I would say, but I have been a kingmaker of sorts. I encourage people, encourage the younger generation, and invest in the future. Invest in the next generation. That has been my funda throughout. Sir, so basically, as you told कि आपको गोल्ड मेडल्स मिल रहे थे, चीज़ें थी, एंड मेजरली आप मेडिकल फील्ड में एज एन प्रोफेसर चीज़ें आप कर रहे थे, एंड एक टाइम पे वो चीज़ आपको छोड़ना पड़ा ड्यू टू फाइनेंशियल एंड ऑल, एंड जैसे आगे नेक्स्ट जनरेशन हमें प्रोसीड करना था. सो वॉज दैट पेनफुल फॉर यू? कि नॉट पेनफुल, बट इट वॉज अ कल्चरल शॉक फॉर मी एट दैट टाइम. सडनली ये टीचिंग और ये सब माहौल, जो एकेडमिक माहौल था, वो छोड़ के कमर्शियल माहौल में जाना, लोगों से पैसा लेना मुझे नहीं आता था, आज भी नहीं आता है फॉर दैट मैटर. सो आई मे नॉट बी अ ह्यूज कमर्शियल थिंग टू बेट ऑन. This guy will earn lakhs of rupees for the hospital, but I would be doing a lot of work at the same time. But then the times have changed, Just I would say that when I first started practice, though, it was like socialist era tha. There's a lot of poverty around, and people had not, the per capita was less, and the philosophy was socialist. Socialist philosophy क्या होती है कि अगर there's a gap between the rich and the poor, you reduce the gap between the rich and the poor. That is, you make the poor richer, the richer poorer. So reduce the imperialist policy is what? That you make the rich richer and the poor will automatically become rich. So that is the new philosophy. तो वो चैरिटी वाला कंसेप्ट जो था ना हमारे टाइम में, हम गांबड़े में जाते थे, कपराड़ा में जाते थे, कैंप्स करते थे, लोगों को फ्री मेडिसिन देते, दैट कंसेप्ट वैनिश्ड एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी. जैसे हमने 21st सेंचुरी हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद चैरिटी, लोग मेडिकल ड्रॉवर खोल के लोगों को सैंपल्स देते थे. आज वो नहीं होता है, ये सब होना भी नहीं चाहिए. People have gone beyond that. Today the concept of charity hardly exists. Yes. People always feel that if you're giving something like that, no, it is always substandard, or it is like maybe you're giving expiry date, maybe they're not up to the mark, they do not contain proper medicine. So charity is there, but at a different level, in a different way. So वो वर्ड आया है अभी, वो चेंज आया है अभी. Okay. कभी सर ये ऐसा नहीं हुआ कि प्रैक्टिकलिटी ने आपके पैशन को ओवरपावर कर दिया हो? जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन एंड ऑल की, सो एक टाइम पे आपको पढ़ाने का चीजें था, आज भी वो कंटिन्यूएशन है कि सर्जरीज वाला ही कंटिन्यूएशन आपको रखना है? ना, मैं पढ़ाता हूँ अभी, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा फील्ड रिस्ट्रिक्टेड हो गया. मैं मेल इनफर्टिलिटी एंड्रोलॉजी ही मैं पकड़ लिया हूँ अभी. तो जनरल सर्जरी तो नहीं, बच्चों को कभी कभी पढ़ाता हूँ जनरल सर्जरी, जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको, बट मेरा एनाटॉमी स्ट्रांग था, जनरल सर्जरी स्ट्रांग था. लेकिन द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द इंफॉर्मेशन हैज चेंज्ड सो मच दैट आज के डॉक्टर्स आर मोर, younger doctors are more well informed about theory, about practicals, about minute details than the older doctors. पहले कैसा कंसेप्ट था, तो कि आपको किसी को बताना हो तो एक सबसे बुजुर्ग डॉक्टर के पास जाओ, बहुत एक्सपीरियंस है उसको. आज कंसेप्ट ऐसा नहीं, आज यंग डॉक्टर के पास जाओ, उसको ज्यादा आता है, बिकॉज ही इज अप टू डेट. बिकॉज नॉलेज से क्या हुआ है कि जनरेशन हैव बिकम शॉर्टन हो. पहले क्या, एक जनरेशन एक पीढ़ी होती थी, बाप बेटा ग्रैंड बेटा, एक जनरेशन वाज one. Today every 5 years the generation is changing. Yes. Gen Z, Gen Alpha, Gen Z Beta, Gen Theta, it's going on and on. So the newer doctors are actually, उनका जो मैं देखता हूँ ना, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का करिकुलम इतना है उनको
इवन द इनसाइड ऑफ द सेरिबेलम। और हम अभी गए थे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में और एनाटॉमी म्यूजियम में, हंटर्स म्यूजियम में गए थे। तो मेरा संवित मेरे साथ था, तो हमने देखा कि वो हंटर्स म्यूजियम में स्कल रखा था और उधर एक बटन था, तो उसके अंदर हम उसको रोल करके स्कल के अंदर जा सकते थे। that model only was, the picture was on the screen, that screen was on the glass only in that specimens रखते हैं ना उस पे, और उसके अंदर जाके cerebellum में you could fine tune that, you could focus that, you could expand that, and मतलब क्या दैट इज द एडवांसमेंट ना। too much, मतलब आज की पीढ़ी को इतना सब साथ में रखना है अंदर, सो नेचुरली उनकी कैपेसिटी थोड़ी अलग से बढ़ गई है। थिंग्स हैव चेंज्ड। I don't know. Have I answered your question or am I digressing? हाँ, आपने पूछा था ना वो आपको प्रैक्टिकलिटी में आपका जो ओरिजिनल था वो आपको चेंज करना पड़ा। हाँ, चेंज करना पड़ा था। जैसे मेरे बच्चे भी हमेशा कभी बोलते हैं कि आप अभी भी 100-150 रुपया कंसल्टिंग कैसे रख सकते हो पापा, हम लोग 500 लेते हैं तो आपको बढ़ाना चाहिए। तो आई हैव चेंज्ड नाउ टू सम एक्सटेंट। ओके, ये बेसिकली प्रैक्टिकलिटी की हम बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन की। हम टीचिंग में थे एंड देन आप सर्जरीज में थे एंड फिर अभी बैक एंड पे आ गए हो, सो उसके रिलेटेड था। दैट मुझे आंसर मिल गया आपका। सर आपने बताया था कि आप गल्फ भी गए थे, गल्फ कंट्रीज में, एंड वाइफ के साथ शायद थे वहाँ पे। सो उस टाइम पे वाइफ के साथ नहीं गया था, मैं अकेला गया था। फॉर द प्रैक्टिस आप अकेले गए थे? हाँ। ओके, एंड उस टाइम पे जो फोन कॉल्स एंड ऑल की जो आप बात कर रहे थे एग्जैक्टली, उस टाइम पे कम्युनिकेशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग बिल्कुल नहीं थी। सो वो अकेलापन आपको फील हुआ था उस टाइम पे? बहुत ज्यादा। दैट वाज द रीजन आप जल्दी आ गए थे? हाँ जी। ओके, एंड अटैचमेंट टू द फैमिली वाज द मेन रीजन। कहीं वो पीरियड तो नहीं था जहाँ पे सब चीजें चेंज होना चालू हुआ टू दी कि हम बाहर नहीं रह के यहीं पे सारी चीजें साथ में कर रहे होंगे? नहीं, वो जमाना तभी क्या था ना, इट वाज अ बैकवर्ड 80s, दैट वाज बिगिनिंग ऑफ द 80s। ओके, तो बिगिनिंग ऑफ द 80s वाज अ सैड पीरियड फॉर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन प्रोग्रेस। तभी कुछ एलपीजी उस टाइम पे नहीं था, मूव नहीं हो रहा था कुछ भी। हमको जहाँ मेहनत करनी पड़ती थी, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई नई जगह पे प्रैक्टिस कैसे चालू करें, वहां एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम करो, उधर लोकल रूट्स डेवलप होंगे, वहां फिर आप चालू करो, इस तरह का था। तो वो लोनलीनेस था, वापस आया और कैरियर के लिए ढूंढना है अपॉर्चुनिटीज की कैसे सेट होए अभी क्या करें, तो वो ट्रस्ट हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वैसे वो। सर आपने बताया कि आप ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे थे, रूरल एरियाज में भी जा रहे थे, एंड जैसे हम पार्टी में जब आपने स्टार्ट किया था ये सब चीज़ें, सो वो मेन चीज़ था जिसकी वजह से आपके ग्रोथ में कुछ चीज़ें देखने मिली क्या? जैसे कि हम अगर डायरेक्टली अभी जनरेशन की बात करते हैं, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि पब्लिक फिगर्स में आप बैठ के प्रॉपर्ली सारी चीज़ें कर रहे होगे, बट आप तो रूरल एरिया ग्राउंड लेवल पे जा रहे थे, तो वो क्या ऐड किया आपकी लाइफ में और जर्नी में? उन दिनों में हमने वो एक्चुअली लोगों की पीड़ा और सफरिंग देखी। there was an availability of medical aid was not there. People were dying actually of postpartum hemorrhage. वहाँ घर में डिलीवरी होके ब्लीडिंग होके लोग मरते थे। So that was very primitive at that time. So that was तो थिंकिंग भी उस तरह का था कि क्यों नहीं हम वहां जाके कुछ करें, उस तरह का थिंकिंग था। अभी क्या है ना कि अभी गवर्नमेंट प्रोग्राम भी बहुत सुधरा है, मतलब करंट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एडवांस, मतलब हर एक CHC PHC में थिंग्स आर अवेलेबल, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स आर फुल्ली इक्विप्ड विद MRI मशीन, CT स्कैन मशीन टेक्नोलॉजीज, तो सब लोगों को भी इन्वेस्टिगेशंस पूरा मिलता है। उन दिनों में कुछ मिलता नहीं था। सो दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो इन द 80s, तो वो अभी कंपेयर ही नहीं हो सकता। ओके, एंड कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको वहां पे मिला जो मेडिकल एजुकेशन उस टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर पाया था आपको? हाँ, मतलब वो ह्यूमन टच वाला फैक्टर है ना, वो आजकल नहीं होता है। मतलब यू हैव टू हैव अ ह्यूमन टच। नाउ इफ यू कंसिडर फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीपल आजकल टेकीज भी, नो ऑर्डिनरी पीपल आल्सो, एजुकेटेड पीपल, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, मतलब दे आर ऑन गूगल, दे नो द क्वेश्चंस व्हाट टू आस्क, एंड दे आर लिटिल बिट एक्स्ट्रा स्मार्ट इन दैट सेंस। दे विल कम एंड से दैट आप MRI क्यों नहीं करवाते, आप पहले CT स्कैन क्यों नहीं करते, तो पहले CT स्कैन क्यों करना, पहले होता क्या है तो बताओ, you know, that kind of thing. So those days we got to know because of the touch with the grassroots, with the population, the human touch factor. That means लोगों के साथ वो आज कैंसर में आज भी करना पड़ता है।
जब कोई कैंसर की कोई फैमिली में कैंसर होता है तो उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. खाली सुपरफिशियल उनका एक्सरेज देख के आप ट्यूमर करो या उसको ट्रीटमेंट सब डिस्कस करो, लेकिन उनको सुनने वाला नहीं होता है. एवरीवन वांट्स अ हियर somebody to hear their dukh. So they need the doctor to spend maybe 30 seconds or maybe 40 seconds to just कि भाई आप कैसे हो, आपको क्या फील होता है, आपको नींद आती है बराबर, आप दुखी मत होना, आप you don't worry too much, don't get emotional, you will survive, your disease will go. But that human touch factor है ना, वो हमको because of that background of coming up, that is still there, and I want to use that in cancer after seeing at home what my wife went through. So yes, basically जब आप हर एक चीज रिस्क पे डाल रहे थे सर, एग्जैक्टली एक्सपेंशन के लेवल पे हम जा रहे थे, लोन्स एंड ऑल जब आप ले रहे थे, उस टाइम पे कोई डर था आपको? हाँ, डर था, क्योंकि हमको हमारे पेरेंट्स से हमने जो सीखा था कि कभी लोन नहीं लेना चाहिए. That philosophy was wrong actually. कि today it is like you have to borrow money and make money out of that money. That is the philosophy today. तो हम लोन से बहुत डरा करते थे. Although we had abilities, we had incomes, so मुझे I think that was the thing, and the risk taking started only when the Surat hospital developed. यहाँ इतना रिस्क हमने नहीं लिया. We were always working within our limits. मतलब हमने जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो अगर हम मैनेज कर सकते हैं, इतने पैसे हमारे पास है, तो ही हम करते थे. नॉट बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शंस कि हम कमाएंगे और फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा नहीं होगा तो क्या, ऐसा वी ऑलवेज थिंकिंग, कॉशन वाज ऑलवेज टेकिंग ओवर. सो रिस्क लेने से हम लोग बहुत डरते थे. सो दैट वाज नॉट अ गुड बिजनेस आइडिया. लेकिन जैसे जैसे परिवार बढ़ा, जैसे जैसे इनकम स्टेबिलिटी बढ़ी, द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, सेविंग्स बढ़े, सो देयर वाज अ बैकअप. तो ये 2008 वाला जो हॉस्पिटल, 2007 वाला जो सूरत का हॉस्पिटल बनाया, दैट वाज आवर बिगेस्ट प्रोजेक्ट एट दैट टाइम टू डेट. तो उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे ऑलमोस्ट 8 करोड़ का लोन लेना पड़ा. तब आई वाज वेरी स्कैर्ड एट दैट टाइम बिकॉज आवर इनकम्स वर नॉट मच from Pardi Vapi Hospital. That hospital risk was taken based on the income that would come in Surat, not on the income that was already coming. Already coming income में वो हम लोन नहीं भर पाते. So that was तब मुझे मालूम पड़ा कि थोड़ा सा if you have the skills properly, if you have the confidence that you are in an innovative branch, you can do something, फिर वो रिस्क लेना चाहिए. बिकॉज वो जब रिस्क लेते हैं तभी हमको मोटिवेशन रहता है कि हम बराबर हार्ड वर्क करें, इनोवेट करें, नई टेक्नोलॉजी वापरें, नया कुछ करें ताकि हमारी प्रैक्टिस बढ़े, इनकम बढ़े, सब बढ़े. सो रिस्क लेने में डर तो लगा था. दूसरा मेरा ये कहना था सर कि एग्जैक्टली कोई ऐसा पार्ट रहा है आपकी जर्नी में जो आज भी आप याद करते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, अदर देन दैट कि मैम का वो हुआ था, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है? हाँ, प्रोफेशनली यस, कभी पेशेंट्स को ऑपरेट करते वक्त कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लिया हो एंड दैट माइट नॉट हैव लेड टू अ गुड आउटकम, तभी ऐसा रिट्रोस्पेक्टिवली ऐसा लगता था कि वो नहीं करना चाहिए था. आई शुड हैव डन मोर बैकअप, आई शुड हैव केप्ट मोर ब्लड रेडी. बट इट्स हार्डली एवर हैपेंड दैट नाउअडेज, मींस इन लास्ट 20 years or so, it has hardly ever happened that we have lost a patient that way. And so it's always related to the disease or something for which there is, because medical field throws surprises at you. It's not that everything goes well all the time. Sometimes things can really go wrong because there's a patient factor, there's something, but you have to try your best. It's like how good you try everything. You keep thinking. So caution, you have to exercise caution at all stages. If you're doing something risky, keep everything ready. Keep backdrop ready, keep blood ready, keep aid ready, keep another surgeon ready who will help you. So उस तरह का जो अभी हम करते हैं, जो we don't take too much risk in that way, तो वो पहले 30 साल पहले नहीं किया करते थे. तो अभी लगता है कि that should have been done at that time. उस टाइम उतने resources भी नहीं थे, उतना कॉन्टैक्ट भी नहीं था. अभी हम quite well sufficient. एग्जैक्टली आज की जो जनरेशन है सर, उसमें आपको सबसे बड़ी मिस्टेक क्या लग रही है? आपने इतनी लंबी जर्नी देखी हुई है एंड आज की जनरेशन में क्या लग रहा है कि क्या कमी हो रही है? चीजें कमी नहीं है, लेकिन उनको बहुत कुछ जल्दी करना है.
दे आर इन अ हेस्ट. सो मुझे पता है कि हमारे टाइम में टाइम भी बहुत स्लो मूव होता था. माय फादर इन लॉ यूज्ड टू टेल मी दैट प्लीज किशोर हेस्टन स्लोली. इतनी घाई क्या है. आजकल के जनरेशन को बहुत मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपटीशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे सी ऑन इंस्टाग्राम और इंटरनेट. बिकॉज सभी वर्ल्ड का प्रोग्रेस आपको बेडरूम में दिखाई देता है ना. ये कर रहे, ये कर रहे, ये कर रहे. सो उसके वजह से the rate of speed at which they work. Bill Gates had said that at the turn of the century, business at the speed of thought. So आजकल का जनरेशन को बहुत ज्यादा फास्ट कुछ चीज करने. So in that they sometimes throw caution to the winds. Okay. They take an extra risk and then land up in trouble. So I think somewhere they have to draw a line. Okay. So that it is there that fortune favors the brave, but look before you leap. Got it. And एग्जैक्टली अगर मैं आपसे पूछूं सर कि आपके अकॉर्डिंग रियल सक्सेस क्या होती है, सो आप क्या बताना चाहोगे? मुझे नहीं लगता है कि रियल सक्सेस इज अबाउट हैविंग मोर पेशेंट्स, अर्निंग मोर मनी, हैविंग अ ह्यूज प्रैक्टिस, हैविंग 10 हॉस्पिटल्स. मुझे नहीं लगता कि वो हर एक इंडिविजुअल को सक्सेस, मेरे हिसाब से सक्सेस का डेफिनेशन इज एबल टू अचीव योर फुल पोटेंशियल. हैव आई अचीव्ड माय फुल पोटेंशियल? किसी को लगता है कि मैं ये इतना सब कर सकता हूं, मुझ में इतनी ताकत है, दम है, स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ये मैं अब वो फुलफिल नहीं कर पाया, मुझे और करना है. दैट इज द एबिलिटी टू रीच, अचीव योर फुल. हैव आई रीच्ड माय फुल पोटेंशियल? इफ यू हैव रीच्ड योर फुल पोटेंशियल, देन यू हैव बीन सक्सेसफुल, आई थिंक. सो सक्सेस इज नॉट एन एंड पॉइंट, इट्स अ जर्नी. सो हाउ यू गो अबाउट इट, यू हैव टू एंजॉय दैट जर्नी. ओके. एंड मैं आपसे अगर पूछूं ये सर कि आप किस टाइप की लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हो टू दी नेक्स्ट जनरेशन? आगे क्या चाहते हो कि एग्जैक्टली मेडिकल फील्ड में क्या होना चाहिए? एक्चुअली अभी क्या, बहुत मेडिकल फील्ड में बहुत चेंजेस आ रहे हैं. जब ये कोविड हुआ ना, तो एंटायर वर्ल्ड वॉच्ड दैट इफ एट ऑल एनी बिजनेस इज वर्कड, इट वाज द मेडिकल प्रोफेशन एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में पीपल आर मोर एंड मोर वेंचर कैपिटलिस्ट, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, एवरीबडी वांट टू इन्वेस्ट मोर इन द मेडिकल सेक्टर, with the result that the number of corporate hospitals and all have sprung up immensely. Yes. So the future of the small nursing home is almost, the obituary is written on the wall, the graffiti. I don't think that small nursing homes, small hospitals have any scope. The corporates will take over, and the government is also promoting that, because corporates lead to more revenue to the government also. So government का फंडा very simple है, I believe, from what I gather, from what I read, yes, and what I hear, that government wants to make healthcare reach the lowest rung of people, the most deprived, the lower 15%. तो उसके लिए they want to make Maya Yojana, Amrutam Yojana, Ayushman card, and these things reach the lower strata of the society and equip those hospitals, civil hospitals, CHC, PHC, and make those hospitals fully equipped. Yes. So they are encouraging that, getting the technology in the interiors, big machines. लेकिन उतना टैलेंट वैसे भी कर रहे हैं कि that people have, डॉक्टर्स भी बहुत सारे ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन all of them are not reaching there. The professional talent is not actually reaching that. The technological challenge is reaching there. तो वो एक गवर्नमेंट लोअर लेवल को एनकरेज कर रही है और वो हायर लेवल को एनकरेज कर रही है. सेफ प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजिकली परफेक्ट. तो बीच का जो है ना नर्सिंग होम वाले, उसको घुटन हो रही है. सो आई डोंट थिंक दैट द फ्यूचर बिलोंग्स टू द नर्सिंग होम थिंग. सो पीपल आर ऑल्सो चेंजिंग, दे आर वंडरिंग व्हाट टू डू हमारे फील्ड में, कि वेदर we should become corporate, we should come out with a public issue, we should merge everything together, and so वैसे हेल्थ केयर में ऐसे हो रहा है जैसे. अगर सर किसी यंगस्टर को आपकी जो पोजीशन पे आप पहुंचे हो वहां तक पहुंचना होगा, तो क्या क्या स्टेप्स उनको ध्यान रखना चाहिए? I don't know if the advice that I give would be relevant to the youngsters, because times have changed. I'm actually an old model. Yes, but 1950s model. But I think the fundamental principles should remain the same. yes, sir. I think it's hard work and planning, execution. I always think that you plan everything, what you want to do, immediate se leke. Like whatever brilliant ideas you get, you put them on paper. Encapsulate them in a time frame. Don't just keep those ideas
there, put a time frame. मुझे 3 महीने में क्या करना है, मुझे 6 महीने में क्या करना है, मुझे 1 साल में क्या करना है, where do I see myself at the end of 5 years. इस तरह का एक विजन बनाओगे, each and every, in whatever field, make such a plan on New Year every day, or on one such Diwali every year, or make an annual plan, keep a diary and assess your work. So it's not only about vision and planning, it's about execution. So to execute that vision, you need resources. So you do a SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities and threats. Yes. Do a proper, go the management way, and then build it up. Take help, plan the next project, and do everything realistically. Don't do it too much that it goes beyond your reach. So my advice to the youngsters is that, but always be enterprising, always be innovative. Don't just remain static at the same level, and be fast, because today the generation moves fast. Yes. If you are not fast, you will find all people around you going ahead of you, and you will have remained behind. So in the hare and the tortoise story is not really relevant today. If you go to sleep, you are gone. That Got that. the tortoise, all the hares will go ahead and you will lose the race. So it's not slow and steady that wins the race. It is fast and steady that wins the race. Yes. So I think be fast, be steady, but think properly and keep your basic values intact. Your family values, your commitments, your husband-wife relationships, your other things, they have to be all very strong. Values with children, your attachment, family bondings, your health, for example. I would advise the younger generation that as soon as you are 35, 40, start taking care of your health, your diet. Don't go berserk on food, and because all these things will come into play. When you are young, you have a lot of enthusiasm. You feel that I can do anything and everything. But by the time you are 40, 50, you're already swallowing pills on the breakfast table. You're taking BP, hypertension, metabolic disorders. So lifestyle is becoming the major factor in all illnesses. So I would think that, taking care of health and starting realizing the importance of health in your life is so very important. Got that, sir. So that way. अगर सर आपकी जर्नी को आपको दोबारा स्टार्ट करना हो तो स्टार्टिंग के 5 इयर्स आप क्या कर रहे होगे? अभी तो क्या है कि स्किल्स और ये सब इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैकेजिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. अभी आजकल की तारीख में मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट हो गया, यू वोंट बिलीव इट. हमारे खुद के फील्ड में, आईवीएफ के फील्ड में लोग इतना इंस्टाग्रामिंग कर रहे हैं, और लोग सोशल मीडिया देख के आते हैं, गूगल रिव्यूज देख के आते हैं. सो हमारे जमाने के लोग क्या है यूज्ड टू थिंक दैट ये सब क्या है, इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है. अच्छा काम करो तो लोग आएंगे, नहीं आते हैं. यू हैव टू मेक इट नोन टू देम दैट यू आर देयर and you are giving this. So effective marketing is very important tool. तो ये मैं सोचता हूँ कि if I do something now in future, I would rely, product तो है ही अच्छा हमारा, constant product innovation is very important, that उसमें आप नया कुछ करते रहो, नई चीजें लाओ और result दो, that is more important. But वो लोगों तक पहुंचाओ, the packaging part, the social media aspect, that is even more important. So I think that my approach would be little more aggressive in that respect. Okay. In that respect, I have lagged behind. That's the marketing part. The children will have done that very effectively now. They are doing that. Okay. And sir, एक final question है मेरा. अगर titles, achievement and जो भी चीज़ें आपने अचीव किया हो, इसको साइड रख दिया जाए, so आप क्या चाहते हो कि आपको लोग कैसे देखें? As an insan, as a person. Yeah, I would think that should be projected. People would see me as a very humble person, non-aggressive person, non-controversial figure, a person who takes calculated, risk-free decisions relatively, a person who always encourages, a person who invests more in the generational thing, next generation thing, who plans things right from advance, and generally a successful person. Yes. सर मैंने अभी कुछ वीडियोस देखे हुए थे. एग्जैक्टली मैं वैभव सर से एंड अक्षय से बात किया था. एग्जैक्टली उसमें मुझे पता चला कि आपको फूड एंड ऑल का अभी ज़्यादा वो है कि एग्जैक्टली मुझे खाने में क्या खाना है, एक्सरसाइजिंग एंड ऑल का. सो आपकी लाइफ जर्नी, जैसे अभी आप बैक एंड पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन पूरा लीड कर रही है, सो आपका अभी लाइफ स्टाइल क्या है एग्जैक्टली? अभी क्या है आफ्टर अ पर्टिकुलर एज देयर आर सर्टेन फिजिकल लिमिटेशंस दैट कम. मेंटल लिमिटेशंस तो आते ही हैं,
लेकिन the problems is the physical limitations that come are loss of strength. So I also experienced that because of the hormonal levels being a little low or something. So physical activity is very important. तो मेरा एक principle था कि मैं चलूं. My strength is in my legs. I always believed. मेरा daughter और मेरा is a marathoner. She has done an ultra marathon in South Africa, 99 kilometers, Pooja. 90 kilometers का she has done it. So उस टाइम से at the age of 58 I decided to concentrate a bit. मैं कभी एथलीट नहीं था, मैं कोई स्पोर्ट्स ज्यादा नहीं खेला और जनरली आई वाज अवे फ्रॉम एक्सरसाइज. तो अभी मैं थोड़ा रियलाइज कर रहा हूँ कि पीपल शुड बी प्ले अ गुड स्पोर्ट. लाइक बैडमिंटन मेरे बच्चे खेलते हैं, वन गुड गेम, और क्रिकेट वैभव खेलता है, वीकेंड में जाके खेलता है, तो ऑल हिज पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी आर, सो ही इज एबल टू डू दैट. मैंने वो नहीं किया था, तो मुझे तो लेट स्टार्टर था मैं. तो अभी मैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस थोड़ा करता हूँ. आई गो टू अ फिटनेस स्टूडियो एंड डाइट में मैं बहुत क्लियर हूँ कि आई एम नॉन वेजिटेरियन एज वेल. सो आई बिलीव दैट प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट after a particular age particularly. So now I'm becoming conscious of diet, and so I've avoided sugars, and I still take a bit of sugar or sugar free in my tea or coffee. But it's very soon that I'm going to shed it, maybe in the next few days only. I've already come down significantly to black coffee. I'm not a caffeine addict, but I do take coffee. And I like to eat foods in a raw state, semi-cooked. Okay. I don't like big, mixed curries with a lot of masalas and all. I had that. I loved that. But nowadays I'm going, because of age, maybe I've changed now. I like that to is have. because of age, na? Maybe. Because of eating raw, pulses and all these maize and corn and different kinds of foods. And Less of rice, less of milk. I've avoided. Eat eggs and eat a lot of non-veg as well. 2-3 times a week. ओके. एंड वन फाइनल क्वेश्चन सर, आईवीएफ में आप इनफर्टिलिटी में जा रहे हो, दैट इज द सेंसिटिव पार्ट. जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम को किसी को ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं थी, तो कोई ऐसा केस है जो आपको याद है एग्जैक्टली कि उस टाइम पे मतलब कुछ अलग हुआ हो, आपने एक्सप्लेन करना चाहा हो, उन्होंने कुछ और चीज़ें समझा हो एग्जैक्टली? क्योंकि उस टाइम पे तो उतना ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं. एक्चुअली लोगों को पहले क्या, उन दिनों में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है था कि आईवीएफ करो. दे डिडंट नो व्हाट इट वाज. ऐसा बच्चा नहीं हो सकता है. आपको स्पर्म्स ही नहीं है तो बच्चे कैसे होंगे भाई? यू नीड टू डू समथिंग ना. यू नीड टू गेट दो स्पर्म्स. इतने कम स्पर्म्स में कुदरती बच्चा नहीं हो सकता. उसको दो ना कुछ दवा की वो बढ़े. सो दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट कंसेप्ट. या उसको बीज ही नहीं है, उसके अंडकोश में बीज ही नहीं है, ओवेरियन रिजर्व इतनी पुअर है, वो सब हम समझा नहीं पाते थे. आजकल हमारे पास विजुअल एड्स है, मॉडल्स है, तो हम ज्यादा इफेक्टिवली, और लोग एक्चुअली सोशल मीडिया में देख के आते हैं. एवरीबडी ज्ञान भंडार हो गया है ना अभी. यू हैव एन इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन. पीपल आर कॉन्स्टेंटली गिविंग ज्ञान ऑन द इंटरनेट. सो पीपल आर वेरी. लेकिन ऐसा कुछ खास तो नहीं है कि लोगों को टेक्नोलॉजी, लोग अभी आज सामने से आते हैं, बोलते मुझे आईवीएफ करना है. मुझे एक नहीं, दो चाहिए पहले से ही. ट्विंस दो मुझे. दे आर कमिंग लाइक दैट. सो विद द अवेयरनेस एंड विद द नॉलेज एक्सेस अवेलेबल टू द पेशेंट कम्युनिटी, थिंग्स हैव बिकम अ बिट इजियर फॉर द डॉक्टर्स नाउ. They don't have to waste their sweat it out on convincing them. They are convinced. The only problem is the gap of affordability. Okay. That sometimes they cannot afford. So that is the gap that we are trying to bridge. We are also trying to, for example, I forgot to tell you that we have started a hospital in Daman as well. This was purely Vaibhav and Soumya's initiative. So this Daman hospital is a very posh, beautiful hospital where they're giving very low cost, affordable price and good quality treatment. And we want to use that in future for infertility tourism. Okay. That you come here and stay for a week and get pregnant and go. We'll do your pickup and this and this, and so people and enjoy the luxury and of the beach and other things. We'll do that. So that was one of the concepts of the Daman hospital. Vaibhav and Soumya are doing it very well. Okay. So last question is, what is the future plan for 21st century? आगे का क्या plan है? We have explored this possibility of going public and doing issues, but I don't think any of my children also are really interested in the commercial aspect of doing this. I think the plan is that we will do good work. We will improve our success rates. Teaching is in our blood, so we will try to teach more people,
develop the academy. We will make our foundation very strong, and we have ambitions in infertility and in cancer. And also we have gone into heart. We are doing angioplasties, bypass surgeries in Ayushman. So we have done more than 105 open heart surgeries in the last 6 months. So that in Ayushman. So that branch is also being developed. So in the near future, I think in the specialty part, it's not up to me, but I will only give the broad vision that how they will go. But the children, it seems to me, will try to explore the urban markets more. Okay. That we are planning a project in Bombay, an IVF project, and Akshay has a very clear vision of starting a cancer hospital in Bombay on the same lines as Aveksha. That means it will be a charitable kind of thing with a radiation center, chemotherapy center, and with all government programs included somewhere in Bombay. So that would be cancer. And infertility also would probably move in the direction of Bombay. And Pooja is also thinking of going abroad and going to Dubai and setting up a center there. She is catering to the up market as well. Okay. So she has got her own plans. So I would not like to impose my plans on my children. I would let them, as I have always done, I would let them blossom, grow, but I would give them direction as and when needed. If I feel that this is right, this is wrong. At the moment, the ship is sailing smoothly, and I don't expect any. But there will be, every year there will be something new happening in 21st century. Exactly. आपकी पूरी फैमिली में सब डॉक्टर्स ही हैं. So कैसा फील होता है सर? आप डिस्कशन करने बैठ रहे होगे तो रियल फैमिली जैसा रहता है कि हम केसेस पे डिस्कशन करते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, यही होता है डिनर टेबल पे अगर मेडिकल टॉक्स ज्यादा होते हैं. सो वी हैव टू लिटरली मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि आज हम पेशेंट्स के बारे में नहीं बात करेंगे कि ये केस ऐसा है, ये केस. वील कीप दैट फॉर हॉस्पिटल और सम वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग और सम, वील कीप इट फॉर दैट. तो घर में हम बच्चों की बात करते हैं. सो मेरा ये भी है कि बच्चे होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंस वी आर इन दिस फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी, मैं लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि बच्चे कम होना या उसको स्कूल भेजने में दिक्कत या उसको कैसे केयर करेंगे. See, nature takes care. God is great. They grow up. You just have to put a little effort. एक हो या दो हो या तीन हो, they will grow up anyways. तो मैं, because ultimately जब घर खाली होता है ना, बच्चे बाहर जाते हैं, घर खाली होता है, तो it's a big psychological emptiness syndrome for the parents. It's a very depressing situation. मुझे families देखता हूँ ना जब around me, I feel that it's important to have Kill Bill at home. डिफरेंट जनरेशंस. मेरी वाइफ हमेशा बोलती थी कि वैभव हमारा बुढ़ापे का प्रोडक्शन है, इसने हमको जवान रखा है, क्योंकि ही केम 12 years आफ्टर पूजा, मतलब आफ्टर द एल्डेस्ट. सो वो लेट आया, तो उसके बच्चे अभी लेट आ रहे हैं, तो दैट कीप्स द हाउस फुल ऑफ यंग पीपल. सो आई थिंक दैट कपल्स आते हैं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे 2-3 साल ये करना, हैव द फर्स्ट सेकंड चाइल्ड क्विकली एंड देन यूज कॉन्ट्रासेप्शन. डोंट प्लान फ्रॉम द बिगिनिंग. ऐसा हमारा एडवाइस रहता है कपल्स को. सो आई फील दैट focus on family and having a good, nice, big family is important. This is my point of view. Okay. People may not agree. If you can afford it, you must have more children. Got that. Okay, that was the final question. And sir, कैसा लगा आपको दृष्टिकोण सर? I think it's a great concept and you are doing a good job. And I think Drishtikon means point of view. Yes. So you are trying to take the point of view of different people who have been seemingly successful in their own fields and put it across to the public. I don't know how you are going to put it across to the public, but basically the focus would be on the youth, I think so. Yes. So I think it's a brilliant idea. And मैंने जब मुझे मेरे लोगों ने पहले बताया कि दृष्टिकोण है और ये, I said yes immediately. I didn't know details of that, what it is, but I said no, this is great. Okay. I would be interested because this is something for me also it is beneficial because it would, it would put across many of these things my children also don't know. Yes. So it will make a big difference to everybody. It's a great idea, not only for me, but for everybody whom you interview and the future people who come here and those who have already come here. I think it's a great motivation and you're doing a great job for the society. Okay. Thank you very much. Stop. एक नया चांद ज़माने को दिखाना होगा. एक नया चांद
जमाने को दिखाना होगा, उसके चेहरे पे जो घूंघट है हटाना होगा, एक नया चांद जमाने को दिखाना होगा, नया चांद, नया चांद, नया चांद। Super.